यहाँ पर हम बात करते हैं रचनावली 7 है त्रिभुज। यानी त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है? 3 रेखाओं से घिरीबंद आकृति है त्रिभुज कहलाती है। जैसे कि ये त्रिभुज है। दूसरा त्रिभुज के अंदर क्या होता है? इसके जो तीनों कोणों का योग होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, वो 180 डिग्री होता है। जैसे ए बी सी, यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, इन तीनों का मान कितना होगा? 180 डिग्री होगा। अब जैसे यहाँ पर ये त्रिभुज की सर्वांग समता के नियम हम देखेंगे। त्रिभुजों के गुणों के बारे में हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं त्रिभुज की सर्वांग समता के। जैसे एक ही बैंक के 2 एटीएम कार्ड हैं, वो क्या होते हैं? सर्वसम होते हैं। यानी कि एटीएम कार्ड किस तरीके से होते हैं? इस तरीके से एटीएम कार्ड होता है, तो वो क्या होते हैं? समान रूप होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। यानी कि उनके बीच में जो कोणों पर एंगल माना पाया जाएगा वो कितना पाया जाएगा? 90 डिग्री पाया जाएगा। और उनकी जो प्रत्येक कोण का मान यहाँ पर कितना होगा? 90 डिग्री के आसपास होगा। तो ये सर्वांग-सम होते हैं। तो उसी के आधार पर यहाँ पर त्रिभुजों को बताया जाएगा कि सर्वांग-सम आकृतियाँ क्या होती हैं। तो सर्वांग-सम आकृतियों की बात करें तो ऐसी 2 आकृतियाँ जिनका आकार समान है और माप भी समान है, वो कहलाएंगी हमारी सर्वांग-सम आकृतियाँ। जैसे कि ये दोनों सर्वांग-सम आकृतियाँ यहाँ पर, ये पहले नंबर की आकृति है, ये दूसरे नंबर की आकृति है। इनका आकार भी यहाँ पर समान है और माप भी यहाँ पर समान है। माप का मतलब ये अगर मान लीजिए 5 सेंटीमीटर की है, तो ये वाली भुजा भी यहाँ पर 5 सेंटीमीटर की होगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि ये वाला कोण मान लीजिए 90 डिग्री का है, तो यहाँ पे ये वाला कोण है 90 डिग्री का होगा। तो ये हमारा कहलाएगा सर्वांग-सम आकृतियाँ। जैसे एक ही त्रिज्या के 2 वृत्त खींच सकते हैं और एक को दूसरे पर रख करके हम देख सकते हैं कि वो एक वृत्त है पूरे को ढक देगा। जैसे कि हम माने ये केंद्र है, एक त्रिज्या का हमने यहाँ पर क्या खींचा है? वृत्त खींचा है, इस तरीके से। अब इसी को केंद्र मान करके दूसरा वृत्त हम खींचते हैं। जैसे कि यहाँ से इसको केंद्र मान करके हमने दूसरा वृत्त खींचा है। अब इस वृत्त के ऊपर रखेंगे तो ये पूरा इसको ढक लेगा, ओवरलैप कर लेगा। तो वो कहलाता है हमारा सर्वांग-सम। तो सर्वांग समता की ये हमारी क्या हो जाएगी? एक पहचान हो जाएगी यहाँ पर। जैसे 2 वर्ग हैं वो सर्वांग-सम होते हैं, समबाहु त्रिभुज हैं वो भी हमेशा क्या होते हैं? सर्वांग-सम होते हैं। अब हम बात करें सर्वांग-सम के आगे, जैसे इसमें बात करते हैं सर्वांग समता की बात करते हैं, तो ये सारे कोण हैं यहाँ पर। जैसे कि आकृति हम देखें, ये 2nd नंबर की आकृति है, ये 3rd नंबर की आकृति है, और इसमें ये हमारी 1st नंबर की आकृति है। तो ये हम देखें, आकृति जो 2nd है ये वाली आकृति, और आकृति 3rd है, ये 2nd वाली आकृति से 3rd वाली आकृति है वो बड़ी है। इसका मतलब क्या है? ये सर्वांग-सम नहीं है। तो सर्वांग-सम ये नहीं होगी क्योंकि इसके आकार माप है यहाँ पर समान नहीं है। लेकिन हम बात करें 1st नंबर की आकृति और 4th नंबर की आकृति, ये क्या होंगी? सर्वांग-सम होंगी, क्योंकि ये आकार भी समान है और कोण भी समान है। अब 2 त्रिभुजों की सर्वांग समता की बात करते हैं। 2 त्रिभुजों की सर्वांग समता में हम देखें, यहाँ पर त्रिभुजों की सर्वांग समता हमें बतानी है कि इनके बीच में कौन कौन सा त्रिभुज है वो सर्वांग-सम होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक भुजा है 4 सेमी, एक 5 है, ये 4.5 है। तो एक भुजा क्या दे रखी है? 4.5 सेमी दे रखी है। एक भुजा दे रखी है 4 सेंटीमीटर और एक भुजा दे रखी है 5 सेंटीमीटर। अब इससे हम मैच करते हैं, ये पहला त्रिभुज है, इससे हम मैच करते हैं दूसरा त्रिभुज। दूसरे त्रिभुज में एक भुजा दे रखी है 4 सेंटीमीटर, यानी 4 यहाँ पर है, ये मैच कर रहा है। एक भुजा दे रखी है 5 सेंटीमीटर, 5 यहाँ पर है, ये मैच कर रहा है। एक भुजा दे रखी है 4.5 सेंटीमीटर, तो ये भी यहाँ पर मैच कर रहा है। इसका मतलब ये त्रिभुज है, पहले नंबर की आकृति और दूसरे नंबर की आकृति, ये क्या होगी? सर्वांग-सम होगी। इसी तरीके से हम तीसरे नंबर की आकृति की बात करें, यहाँ पर भी हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, 4.5 सेंटीमीटर है और 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी इसके सर्वांग-सम होगी। इसी तरीके से चौथा नंबर की आकृति की बात करें, यहाँ पर 4 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है और 4.5 सेंटीमीटर है, तो ये भी यहाँ पर सर्वांग-सम होगी। 5वें नंबर की बात करें, यहाँ पर जैसे कि 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, तो ये यहाँ पर सर्वांग-सम नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पर सारी 5 सेंटीमीटर है, और अगर यहाँ पर हमें तीनों कंडीशन मिलनी चाहिए सर्वांग-सम के लिए। एक तो 4.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए भुजा, एक यहाँ पर 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए भुजा, और एक यहाँ पर 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो यहाँ पर तीनों 5 सेंटीमीटर हैं, तो ये क्या हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, और ये पहली आकृति से सर्वांग-सम नहीं होगा। तो पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी जो आकृति है यहाँ पर, ये क्या कहलाएंगी? सर्वांग-सम आकृतियाँ कहलाएंगी। यानी इनके आकार भी समान है और माप भी यहाँ पर समान है।
अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि जैसे हमने जो त्रिभुज देखे हैं, जैसे पी क्यू आर और ए बी सी सर्वांगसम हैं, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं पी क्यू आर ए बी सी कैसे लिखेंगे। जैसे यहाँ पर बात करें पी क्यू आर कौन सा है, ये पी क्यू आर वाला है, पी क्यू आर, ये त्रिभुज पी क्यू आर है। ये किसके सर्वांगसम बताया गया है, ये सारे त्रिभुजों के भी सर्वांगसम है, तो हम कह सकते हैं त्रिभुज ए बी सी के सर्वांगसम है। तो सर्वांगसम का चिन्ह कैसे लगाते हैं, जैसे कि ये वाला त्रिभुज है, इसको नाम दे दिया हमने ए बी सी, तो कैसे लिखेंगे इसको, त्रिभुज, ये त्रिभुज का चिन्ह है ए बी सी, इसका मतलब त्रिभुज ए बी सी की बात कर रहे हैं। सर्वांगसम का चिन्ह क्या होता है, बराबर होना चाहिए और इसके ऊपर एक लाइन इस तरीके से तिरछी आती है, ये कहलाता है सर्वांगसम का चिन्ह। और फिर इसको हम कैसे लिखेंगे, पी क्यू आर के सर्वांगसम लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे हम त्रिभुज पी क्यू आर, यानी कि त्रिभुज ए बी सी है, त्रिभुज पी क्यू आर के सर्वांगसम है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सर्वांगसमता के बाद में, जैसे भुजाओं के कोण के अनुसार हम बात करते हैं यहाँ पर। जैसे भुजा है, पी की भुजा है, ए बी को ढकती है, यानी कि सर्वांगसमता के नियम में हम देखें, जैसे कि ए बी सी त्रिभुज है, ए बी सी, नीचे त्रिभुज मान लिया हमने बनाया पी क्यू आर, क्या बनाया, पी क्यू आर, तो ये पी क्यू भुजा है, यहाँ पर ए बी को ढक लेगी, अगर इसके ऊपर रखते हैं इसको, तो क्यू आर भुजा है बी सी को ढक लेगी। जैसे पी क्यू आर है तो क्यू आर भुजा किसको ढक लेगी, यहाँ पर बी सी को ढक लेगी, इस तरीके से अगर इसके ऊपर रखते हैं इस त्रिभुज को, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुजों के शीर्ष में एक संगतता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि पी एंगल की जगह ए एंगल भी लिख सकते हैं, यानी पी एंगल जितने का होगा उतने का ए एंगल होगा, आर एंगल जितने का होगा उतने ही एंगल का यहाँ पर सी होगा, और क्यू एंगल होगा उतने ही एंगल का यहाँ पर बी होगा। तो ये क्या कहलाएगा, संगतता का नियम। यानी कि संगतता के अंदर हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज पी क्यू आर है वो ए बी सी के क्या है, सर्वांगसम है। लेकिन जो क्यू आर पी है, यानी कि बात करें यहाँ पर नियम की, अगर बात करें यहाँ पर, जैसे पी के साथ में क्या है, ए आ रहा है, और क्यू के साथ में वी आ रहा है, आर के साथ में सी आ रहा है। अगर इसको हम चेंज कर देते हैं, पी क्यू आर की जगह अगर हम सीक्वेंस चेंज कर देते हैं तो ये गलत हो जाएगा। जैसे कि अगर हम लिख देते हैं त्रिभुज क्यू आर पी, ये सर्वांगसम दे दिया मान लीजिए हमने किसके, ए बी सी के, तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि क्यू के साथ में क्या आ रहा है, ए आ रहा है, और जबकि यहाँ पर पी के साथ में क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसलिए हमें सर्वांगसम देखते समय ये ध्यान रखना है कि कौन सा एंगल किसके समानुपाती है, या कौन से एंगल को हमें सर्वांगसम करना है। अब हम देखें यहाँ पर संगतता के नियमों के बारे में बताया गया है कि सर्वांगसमता त्रिभुजों के संगत भाग भी बराबर होते हैं। संगत भाग का मतलब हम कह सकते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग को हम संक्षेप में क्या कहते हैं, सी पी सी टी। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए दो त्रिभुज हमने बनाए, हमने सर्वांगसमता के संगत भाग बराबर के लिए हम यहाँ पर देखते हैं ए बी सी, क्या बनाया, ए बी सी, और एक हमने बनाया त्रिभुज पी क्यू आर, पी क्यू आर। तो जब भी हमें सर्वांगसमता देनी है, यानी इन दोनों के बीच में मान लीजिए सर्वांगसमता है, इसका मतलब कोण एक से हम बात करेंगे कोण पी की, यानी कोण ए और कोण पी क्या होंगे, आपस में सर्वांगसम होंगे। इसी तरीके से कोण बी के साथ में हम एक कोण क्यू ही लेना होगा, कोण बी के साथ में हम कोण आर नहीं ले सकते, तो कोण बी के साथ में हम क्या लेंगे, कोण क्यू, यानी ये दोनों सर्वांगसम है एक दूसरे के, यानी कि बराबर होंगे। इसी तरीके से कोण सी है, वो सर्वांगसम किसके होगा, कोण सी सर्वांगसम होगा कोण आर के। तो ये इस तरीके से यहाँ पर तीनों कोण यहाँ पर आ जाएंगे। अब भुजा की बात करें, जैसे ए बी भुजा है, ए बी भुजा किसके बराबर होनी चाहिए, यहाँ पर पी और क्यू के बराबर ही होनी चाहिए। तो ए पी और क्यू की कौन सी भुजा है किसके बराबर होगी। अब हम बात करें, जैसे कि यहाँ पर ये आकृति दे रखी है, इसमें दो त्रिभुज हैं, यहाँ पर हमें देना है कि ये त्रिभुज सर्वांगसम नहीं है। क्यों नहीं सर्वांगसम नहीं है, क्योंकि ये वाली जो भुजा है ये दे रखी है 3 सेंटीमीटर की, और ये वाली भुजा है 3 सेंटीमीटर की दे रखी है। तो यहाँ पर हम देखें ये सारी भुजाएं 3-3 सेंटीमीटर की दे रखी है, ये 3 सेंटीमीटर की है, ये 3 सेंटीमीटर की है। और यहाँ पर हम देखें ये वाला त्रिभुज है, ये क्या दे रखा है, समकोण त्रिभुज दे रखा है। इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम नहीं है। यानी हम कह सकते हैं सर्वांगसम का चिन्ह क्या होगा, ये दो बराबर और एक इस तरीके से ऊपर चिन्ह लगाते हैं, ये सर्वांगसम नहीं है, तो सर्वांगसम नहीं का इस तरीके से लगा देंगे। अब दो त्रिभुज हम खींचते हैं, एक की बजाय जो है कोण 50 डिग्री दे रखा है, और ये त्रिभुज सर्वांगसम है। जैसे मान लीजिए एक की भुजा है 4 सेंटीमीटर दे रखी है, त्रिभुज की भुजा, और 4 सेंटीमीटर भुजा पर यहाँ पर कोण बनाया गया है कितने का, 50 डिग्री का। अब यहाँ पर एक त्रिभुज बना दिया इस तरीके से। दूसरा त्रिभुज हमने इसी के खींचा है, तो ये 4 सेंटीमीटर खींची हमने रेखा, और ये 50 डिग्री का कोण बनाया है। तो क्या ये सर्वांगसम होंगे, क्योंकि भुजा की लंबाई तो यहाँ पर अलग है। जैसे कि ए बी की भुजा है,
वो किसके बराबर नहीं है, पी और क्यू के बराबर नहीं है, क्योंकि पी क्यू हमें लंबी दिख रही है यहाँ पर, ए बी से लंबी दिख रही है यहाँ पर पी क्यू। तो ये दोनों त्रिभुज हैं सर्वांग नहीं होंगे, क्योंकि अगर ए बी की भुजा है वो पी क्यू के बराबर होती तो ये सर्वांग होते, लेकिन यहाँ पर ये दोनों क्या है, सर्वांग नहीं है, तो हमें भुजा भी बराबर देखनी होती है। अब भुजाओं के युग्म की हम सम अब भुजाओं के युग्म की समता और भुजाओं के एक युग्म का कोण की बात करते हैं कि भुजाओं की अगर सर्वांग समता हमें बतानी है तो इसमें भुजाओं के एक युग्म की समता और भुजाओं के एक युग्म और कोण के बीच की समता है यहाँ पर सर्वांग त्रिभुज देने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर हमने दो त्रिभुजों के बीच में, जैसे कि यहाँ पर क्या बताया था, यहाँ पर एक तो कोण बताया था, एक कोण और एक भुजा बताई थी। अगर एक कोण और एक भुजा दो त्रिभुजों की बराबर है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सर्वांगसम होंगे। उसके लिए सारी कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई होनी चाहिए, सारे कोण बराबर होने चाहिए, सारी भुजा यहाँ पर बराबर होनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि जब बराबर कोणों की भुजाओं के अन्य युग्म भी बराबर हों तभी हम सर्वांगसम कहते हैं। तो सर्वांगसमता कब कौन सी कंडीशन में हम कह सकते हैं, जैसे हम बात करें यहाँ पर, जैसे मान लीजिए ये 2 सेंटीमीटर दे रखा है और ये 50 डिग्री दे रखा है और यहाँ पर 4 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी जब अगर दो भुजा हमें दे दी, दो भुजाओं की लंबाई हमें पता है और एक कोण की बल पता है, कितना, एक कोण। तो दो भुजा और एक कोण अगर दो त्रिभुजों के बराबर है, जैसे कि इसकी दो सेंटीमीटर, इसकी 2 सेंटीमीटर, इसकी 4 सेंटीमीटर भुजा, इसकी 4 सेंटीमीटर भुजा, दो भुजा होगी, एक कोण होगा, यहाँ पर 50 डिग्री दे रखा है तो यहाँ पर भी 50 डिग्री दे रखा है, तो ये क्या कहलाएगा, सर्वांग त्रिभुज कहलाएगा। क्या हो जाएगा, क्राइटेरिया हो जाएगा, यानी कंडीशन हो जाएगी। कौन सा नियम है ये, एस ए एस नियम बोलते हैं इसको, एस ए एस, यानी कि साइड एंगल साइड, साइड एंगल को, साइड को क्या बोलेंगे हम, भुजा कोण भुजा। तो भुजा कोण भुजा नियम से ये बात हो रही है कि दो त्रिभुज है सर्वांगसम होते हैं। तो भुजा कोण भुजा नियम से बात करते हैं तो क्या होता है कि दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं, तो ऐसे एस में दो भुजा आ रही है यहाँ पर, तो एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनका अंतर्गत कोण क्या है, दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण के बराबर हो तो सर्वांगसम होगी। तो ये कहलाएगा भुजा कोण भुजा नियम, यानी सर्वांग समता का नियम है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि सर्वांग समता का ऐसे नियम क्या होता है। अब इसको हम सिद्ध करके मान लेते हैं, सिद्ध नहीं किया जा सकता इसलिए इसे अभिग्रहित के रूप में हम सत्य मान लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास में दिखा रखा है ओ ए और ओ बी बराबर दे रखा है। ओ ए और बी कैसे है, जैसे कि ये वाली भुजा है, ये किसके बराबर है, ओ बी के बराबर है, एक भुजा बराबर होगी। दूसरी तरफ की ओ डी और ओ सी बराबर दे रखी है, यानी दूसरी भुजा ये होगी ओ डी और ओ सी। तो दो भुजा और एक यहाँ पर कोण बराबर दे रखा है, तो दर्शाना है हमें सर्वांग समता का नियम। सर्वांग समता का नियम कैसे दर्शाएंगे, तो कोई भी तीन चीज हम बराबर सिद्ध कर देंगे सर्वांग समता के लिए। जैसे यहाँ पर ये त्रिभुज जो बन रहा है, नीचे वाला त्रिभुज क्या बन रहा है, ये वाला त्रिभुज है यहाँ पर एओडी बन रहा है। इसी तरीके से त्रिभुज बीओसी बन रहा है, बीओसी त्रिभुज कौन सा बन रहा है, ये वाला त्रिभुज है बीओसी बन रहा है। त्रिभुज हम बात करते हैं कि त्रिभुज एओडी और बीओसी में ओ ए और ओ बी तो यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर ये दिया हुआ है, एक कंडीशन तो हमारी दिया हुआ से आ गई। दूसरा ओडी और ओसी भी दिया हुआ है, तो दूसरी कंडीशन यहाँ से आ गई ओडी और ओसी से। अब तीसरी चीज हमें यहाँ पर सिद्ध करनी है। तीसरी चीज हम क्या सिद्ध कर देंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था, पहले हमने देखा था शीर्षामुखी कोण बराबर होते हैं, यानी कभी भी दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षामुखी कोण बराबर होते हैं। जैसे कि यहाँ पर कोण ए और कोण बी बराबर है, कोण सी है कोण डी के बराबर है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर शीर्षामुखी कोण का एक युग्म है, यानी कि कोण है ए ओ डी। ए ओ डी का मतलब यहाँ पर हम ऐसे लिखते हैं ए ओ डी, यानी ये वाला कोण किसके बराबर है, बी ओ सी के। बी ओ सी मतलब ये वाले कोण के बराबर है। तो ए ओ सी अगर बी ओ सी के बराबर है तो शीर्षामुखी कोण से बराबर हो जाएगा। दो भुजा होगी हमारे पास में, एक कोण होगा, अगर दो भुजा एक कोण बराबर हो तो हम कह सकते हैं कि सर्वांग समता के नियम को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि भुजा कोण भुजा के नियम को ये सेटिस्फाई करेगा। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कौन जो त्रिभुज है ए ओ बी डी, त्रिभुज क्या है ए ओ डी, वो त्रिभुज बी ओ सी के बराबर होगा। अब बात करते हैं हम, जैसे कि सर्वांग समता के त्रिभुज में अन्य संगत खंड भी बराबर होते हैं, जैसे कि हमारा जो और एंगल होते हैं वो भी यहाँ पर बराबर होंगे। जैसे एडी समांतर क्या है, बीसी दे रखा है, एडी समांतर बीसी किस तरीके से है, यहाँ पर हम इस त्रिभुज की बात करें, एडी, एडी कौन सी है, ये वाली भुजा, एडी समांतर किसके है, बीसी के। तो ये भी हम सर्वांग समता के नियम से सिद्ध कर सकते हैं कि एडी बराबर क्या है, बीसी।
ये हमें सर्वांग समता के नियम से ही पता चलता है। अब बात करते हैं, एक रेखाखंड लिया है हमने, तो कौन सा रेखाखंड लिया है, ए बी यहाँ पर रेखाखंड लिया है। ये ए से बी तक एक रेखाखंड है, ए टू बी। अब इस रेखा का हमें एल है, इसका लमसम द्विभाजक है, यानी कि इस रेखा का हमने मान लीजिए लमसम द्विभाजक कर दिया, सेंटर में एक लाइन खींच दी है, ये हो गया हमारा लमसम द्विभाजक। एल पर स्थित कोई बिंदु पी है, अब इस एल पर कोई बिंदु ऊपर तो दे रखा है पी, एल पर कोई स्थित बिंदु पी है, और यहाँ पर हमें दर्शाना है कि पी बिंदु ए और बी से समदूरस्थ है। अब ये वाला जो बिंदु है पी, ए से भी समान दूरी पर है, यानी ए से इधर जो दूरी होगी मार्क, और इतनी ही दूरी यहाँ पर बी से पी की दूरी होगी। इसलिए हमें यहाँ पर बात करनी है त्रिभुज, कौन सा, दो त्रिभुज बन रहे हैं यहाँ पर। एक त्रिभुज तो ये बन रहा है पी ए सी, यानी ये वाला त्रिभुज बन रहा है। एक त्रिभुज बन रहा है यहाँ पर पी सी बी, यानी ये वाला त्रिभुज बन रहा है पी सी बी। तो दोनों त्रिभुज की बात करते हैं, सर्वांग समता हम दोनों की सिद्ध कर देंगे। यहाँ पर ए सी इक्वल टू बी सी हो गया। ए सी इक्वल टू बी सी क्यों दे रखा है, क्योंकि सी है ए बी का क्या दे रखा है, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु उसका एल है, लमसम द्विभाजक है। तो लमसम द्विभाजक क्या करेगा, इसको दो बराबर भागों में तोड़ेगा। तो दो बराबर भागों में तोड़ेगा, इसका मतलब ए सी की वैल्यू बी सी के बराबर होगी। दूसरा पी सी ए और पी सी बी है, वो 90 डिग्री दिया हुआ है। जैसे हम बात करें पी सी ए और पी सी बी, दोनों 90 डिग्री क्यों हैं, दोनों 90 डिग्री इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है कि लमसम द्विभाजक है, इसका मतलब पी सी ए पी सी बी बराबर होंगे। तीसरा यहाँ पर दे रखा है पी सी की वैल्यू, पी सी की वैल्यू दोनों के अंदर आ रही है, यानी ओवेनिस्ट भुजा है। तो दो भुजा होगी हमारी ए सी बी सी और पी सी, तो ये भुजा होगी और एक कोण हो गया। तो ये हो जाएगा भुजा कोण भुजा नियम से, ये संगत भुजाएं हैं, यहाँ पर सर्वांगसम त्रिभुज भी बताती हैं। अब दो त्रिभुजों की रचना करनी है जिनकी दो भुजाएं दे रखी है, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, और एक कोण हमारा दे रखा है 50 डिग्री। तो साथ ही यह कोण बराबर भुजाओं के बीच अंतर्गत कोण नहीं है, यानी ये जो कोण है बराबर भुजाओं के बीच का अंतर कोण, यानी अंतर्गत बीच अंतर्गत कोण नहीं है, इसका हम बात करने हैं। तो क्या ये त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। तो सर्वांग समता की बात करनी है। सर्वांग समता क्या होता है कि कोई भी भुजा हम लेते हैं, टू 5 का स्क्वायर में हम जोड़ेंगे तो ये वाली एंगल तो 50 डिग्री आ रहा है। दो भुजा भी यहाँ पर दे रखी है, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, यानी लेकिन तो ये वाली भुजा हम कैसे निकालेंगे। तो ये वाली भुजा निकालने के लिए हमें ये देखना है कि ये 5 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर संपूर्ण त्रिभुज नहीं बन रहा है, इसका मतलब पाइथागोरस में भी नहीं लगेगी। पाइथागोरस में भी नहीं लगेगी तो √41 यहाँ पर आने वाला नहीं है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि दोनों का अलग अलग आंसर आ रहा है, इसका मतलब सर्वांगसम नहीं है। नेक्स्ट हम देखें, जैसे त्रिभुज के कुछ युग्म यहाँ पर दिखा रखे हैं। त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता के लिए आवश्यक है कि बराबर कोण बराबर भुजाओं के अंतर्गत कोण होने चाहिए। ऐसे ऐसे नियम तो सत्य है, परंतु ई डबल एस यानी एंगल भुजा भुजा से नियम है वो सत्य नहीं है। यानी अगर हमारे पास में भुजा कोण भुजा नियम तो सत्य है, लेकिन अगर ई डबल एस लिख दिया हमने तो ये गलत हो जाएगा, और इसी तरीके से एस एस ए भी लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा। क्योंकि ए एस एस में हम बात करें, ए एस एस में दो भुजा और एक कोण हो गया, और दो भुजा और एक कोण यहाँ पर बराबर है। इस त्रिभुज के अंदर दो भुजा यहाँ 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर बराबर है, और एक कोण 50 डिग्री दे रखा है। यहाँ पर भी दो भुजा और एक कोण दे रखा है, इसका मतलब बराबर नहीं है, यानी हम कह सकते हैं कि सर्वांगसम नहीं है। तो ये एस एस और एस एस ए नियम को ये फॉलो नहीं करेगा, यानी कि उनका पालन नहीं करेगा। अब बात करते हैं ऐसे दो त्रिभुजों की रचना करने का प्रयत्न करेंगे जिसमें दो कोण दे रखे हैं, यानी 60 डिग्री और 45 डिग्री दे रखा है। तीसरा हमें निकालना है, और इन दोनों कोणों के अंतर्गत जो भुजा है वो 4 सेंटीमीटर है, यानी ये वाली। तो यहाँ पर सर्वांग क्षमता की बात करेंगे तो दो कोणों के अंदर, जैसे दो कोण दे रखे हैं, एक तो 60 डिग्री दे रखा है पहला कोण, दूसरा दे रखा है 45 डिग्री। तो इसका मतलब दो कोण और एक भुजा दे रखी हो तो सर्वांग क्षमता होगा या नहीं होगा, इसकी बात हम करें
तो ये कोण भुजा कोण नियम हो जाएगा हमारा, यानी दो कोण है, कोण प्लस भुजा प्लस कोण, तो कोण भुजा कोण नियम से ये सर्वांग क्षमता यहाँ पर इसकी सिद्ध हो जाएगी। यानी इसको हम कह सकते हैं ASA सर्वांग क्षमता कसौटी। तो हमने यहाँ पर इसकी सत्यता की जांच कर सकते हैं, इसके परिणाम को भी सिद्ध कर सकते हैं। परिणाम को सिद्ध करने के लिए इसलिए इसे एक प्रमेय कहा जाता है। इसे सिद्ध करने के लिए हम SAS सर्वांग क्षमता नियम का हम प्रयोग भी कर सकते हैं। यानी अगर हमें ASA को सिद्ध करना है, यानी एंगल भुजा एंगल को अगर हमें सिद्ध करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, SAS नियम का पालन कर सकते हैं। तो ये SAS का नियम हम पालन करेंगे। तो ये हमारा कोण भुजा कोण नियम, यानी एंगल साइड एंगल नियम। तो कोण भुजा कोण नियम में क्या होगा, दो त्रिभुज सर्वांगसम कहलाते हैं। कब कहलाते हैं सर्वांगसम? यदि एक त्रिभुज की दो कोण और उसकी अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उसकी अंतर्गत भुजा के बराबर हो, तो ये कौन सी नियम कहलाएगा, एंगल साइड एंगल, यानी कोण भुजा कोण नियम कहलाएगा। तो ये प्रमेय हमें पता होनी चाहिए। जैसे हमें अगर इसको सिद्ध करना हो तो हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं, ये दो त्रिभुज ले रखे हैं, इन दो त्रिभुजों में हमें क्या सिद्ध करना है, दो कोण बराबर होने चाहिए, यानी कोण भुजा कोण नियम कहेंगे हम लोग। कोई भी दो कोण हम बराबर सिद्ध कर देंगे, कोई भी भुजा हम बराबर सिद्ध कर देंगे, एक भुजा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर AB भुजा है, ये वाली भुजा AB भुजा है, वो किसके बराबर है, DE के बराबर है। ये हमने क्या की है, कल्पना की है। तो कल्पना के आधार पर भी हम बता सकते हैं कि हमने ये ऐसा सोचा है कि AB है DE के बराबर है, दूसरे के बराबर दिया गया है। तो ये कोण B कोण E के बराबर दिया गया है, तो एक कोण हो गया यहाँ पर और एक भुजा होगी, ये वाली भुजा है AB, ये एक है, ये यहाँ पर कोण है। और दूसरा हम देखें कि एक BC भुजा है, वो EF के बराबर दे रखी है। BC भुजा EF के बराबर दे रखी है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये वाली जो भुजा है BC, ये किसके बराबर दे रखी है, EF के बराबर दे रखी है। तो BC भुजा EF के बराबर दे रखी है, मतलब ये वाली जो क्या है भुजा है, दूसरे नंबर की क्या होगी, ये भुजा। तो यहाँ पर क्या होगी, दो भुजा होगी, एक भुजा ये, एक भुजा ये। तो नियम कौन सा हो जाएगा, SAS नियम हो जाएगा। अगर दो भुजा दें तो SAS नियम हो जाएगा। अगर दो कोण दें हमें तो कौन सा नियम हो जाएगा, एंगल साइड एंगल, यानी कि भुजा कोण नियम हो जाएगा। तो ये दोनों नियम है त्रिभुज की सर्वांग क्षमता के लिए काम आते हैं। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, जैसे ये अभी सर्वांग क्षमता जो हमने देखी है, इसमें मान लीजिए हमने संभव है क्या कि AB की वैल्यू है डी से ज्यादा है, पता है कि AB की वैल्यू तो AB की जितनी लंबाई है, DE की लंबाई है, इतनी लंबाई की AB में से क्या खींच देंगे, एक लाइन खींच देंगे सेम लंबाई की, और फिर इसको C के साथ में जॉइंट कर देंगे ताकि सर्वांग क्षमता को चेक कर सकें। तो यहाँ पर जो लाइन है ये वाली PV, ये PV लाइन किसके बराबर है, ये लाइन PV है वो DE के बराबर है। तो ये किससे बनाई है, हमने रचना से बनाई है, यानी इस तरीके से रचना की है, इस तरीके से यहाँ पर ये P पॉइंट लगाया है ताकि PV की लंबाई है वो DE के बराबर हो। तो यहाँ पर ये हो जाएगी लंबाई। फिर कोण हम बराबर कर देंगे, यानी कोण B है, कोण E के बराबर है, तो कोण B कोण E के बराबर हो गया। और एक भुजा हम बराबर कर देंगे, जैसे कि BC बराबर है EF के, तो BC बराबर EF के हो जाएगा। तो दो त्रिभुज यहाँ पर क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। कौन कौन से त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, ये PBC, तो यहाँ पर हम कह देंगे त्रिभुज PBC किसके सर्वांगसम है, त्रिभुज ये त्रिभुज सर्वांगसम होगा DEF के, तो ये होगा त्रिभुज DEF के सर्वांगसम हो जाएगा। तो इस तरीके से सर्वांग क्षमता देख लेंगे इसकी हम। अब सर्वांग क्षमता के लिए हमारे पास में दो नियम हमने देखे हैं, एक तो एंगल साइड एंगल नियम देखा है, एक साइड एंगल साइड नियम दिखता है। तो दोनों ही प्रमेयों को उपयोग करके हम कोई भी संगत भुजा है वो बराबर देख लेंगे, कोई भी दो त्रिभुज सर्वांगसम है उसके बराबर देख लेंगे, उसके संगत भाग बराबर हैं कि नहीं है वो हम देख लेंगे। और संपाति की भी बात कर सकते हैं हम कि जो P बिंदु है वो A के साथ संपाती है, यानी BA और ED बराबर है। BA और ED की बात करें, BA और ED कौन कौन सी है यहाँ पर, जैसे ये B और A है, ये किसके बराबर दे रखी है, ED के बराबर दे रखी है। अगर संपाति के मामले में बात कर रहे हैं तो BA ED के बराबर संपात और अनुपाति बराबर हो तो वो कहलाती है संपाति भुजाएं।
तो दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि मान लीजिए ए बी की वैल्यू डी से ज़्यादा कम है। क्या हो सकती है? ए बी की वैल्यू डी से कम। जैसे हमने दो त्रिभुज यहाँ देखे थे, एक तो बुझा था, देखा था हमने ए बी सी, ए बी सी। अब यहाँ पर वैल्यू है, तो हम ए बी की जो है उतनी ही लंबाई की डी पर एक पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट लगा दिया मान लो ई, और ई से हम रचना करेंगे एफ के लिए। तो ये वाले जो त्रिभुज है, नीचे वाले दोनों त्रिभुज, वो क्या हो जाएंगे? हमारे सर्वांग सम हो जाएंगे। ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, यानी त्रिभुज ए बी सी है, टी ई एफ, इसके ये सर्वांग सम है। तो ऐसे हम मान सकते हैं कि दो त्रिभुजों के दो कोणों के योग जाएंगे। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अतः त्रिभुज के कोणों के मान लीजिए हमारे पास में क्या दे रखा है? दो त्रिभुज दे रखे हैं हमारे पास। एक का कोण का मान दे रखा है 60 डिग्री, इस कोण का मान दे रखा है 50 डिग्री। दूसरा त्रिभुज है इसमें, वो क्या दे रखा है? एक कोण का मान, ये वाला कोण दे रखा है, इस कोण की जगह ये वाला दे रखा है 60 डिग्री, और ये वाला दे रखा है 50 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि वैसे नियम से तो 60 डिग्री 60 डिग्री ये बड़ा बराबर होना चाहिए, लेकिन त्रिभुज के तीनों कोणों के क्या होता है? 180। तो 180 में से हम कितना माइनस कर देंगे? 60 और 50, यानी 70 माइनस कर देंगे। तो कितना आ जाएगा? 125 में से अगर 110 माइनस कर देंगे, क्योंकि 60 और 50 कितना होता है? 110। तो ये 110 माइनस कर देंगे 180 में से, तो क्या हो जाएगा? ये रह जाएगा 70 डिग्री, यानी ये वाला कोण हमारा आएगा 70 डिग्री। तो दूसरा कोण भी हम दूसरे त्रिभुज में निकाल लेंगे। ये वाला कोण कितना आएगा? क्योंकि 180 में से 110 जाएगा तो ये 70 डिग्री आएगा। तो हम कह सकते हैं कि दोनों कोण, फिर भी हमारे पास में आंसर कितना आ रहा है? 70 डिग्री। तो ये हम कह सकते हैं कौन सा नियम होगा? ये एंगल साइड नियम होगा। यानी ये हमारा होगा कोण, एंगल को बोलते हैं कोण, कोण भुजा नियम। कोण कोण भुजा नियम। तो दो त्रिभुज समबाहुसम होते हैं यदि इन त्रिभुजों के दो कोणों के योग बराबर हैं और संगत भुजा का एक योग बराबर है, तो वो कहलाते हैं हमारे सर्वांग सम होते हैं। अब 40, 45, 90 डिग्री वाले त्रिभुज हम कह सकते हैं। 40, 45, 90 डिग्री वाला जो त्रिभुज कैसे खींचेंगे हम? जैसे 90 डिग्री लेंगे तो ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ये 90 डिग्री वाला त्रिभुज है। अगर 45 डिग्री, 40 डिग्री 90 का हम बना सकते हैं। कि 40, 50, 90 के अगर त्रिभुज बनाते हैं तो कितने भी त्रिभुज हम ऐसे खींच सकते हैं 40, 50, 90 डिग्री के। कोई भी एक एंगल 90 बना देंगे, बाकी 40 और 50 कर देंगे एंगल। तो ये त्रिभुज भी समझ दो कोण एक भुजा इनमें बराबर भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो तीनों कोणों की समता है त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए पर्याप्त नहीं है। तो सिर्फ तीनों कोण लेकर के हम सर्वांग समता नहीं बता सकते। कोण 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 नियम से हम इसको क्या नहीं बता सकते? सर्वांग समता नहीं बता सकते हैं। इसलिए त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए तीन बराबर होना चाहिए। तो सर्वांग समता के तीन ही नियम यहाँ पर बनते हैं। या तो एस नियम बन सकता है, यानी दो भुजा एक कोण बराबर होना चाहिए, या एंगल साइड एंगल नियम बन सकता है, कोण भुजा कोण नियम होना चाहिए, या फिर एक नियम ये बन सकता है एंगल एंगल साइड, यानी कि कोण कोण भुजा नियम, ये बन सकता है। अब बात करते हैं हम, जैसे रेखाखंड यहाँ पर दे रखा है। रेखाखंड ए बी है, एक अन्य रेखाखंड सी डी के समांतर है। तो ये वाला रेखाखंड है ए बी हमारा, किसके समांतर दे रखा है? इस सी डी के समांतर दे रखा है। अब यहाँ पर ओ रेखाखंड है ए डी का मध्य बिंदु है। तो ये ओ रेखाखंड है, ये किसका मध्य बिंदु है? मध्य बिंदु मतलब कि बीच का पॉइंट है। मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर है ए ओ की वैल्यू, तो ओ डी की वैल्यू भी 5 सेंटीमीटर होगी। हमें यहाँ पर दिखाना है कि त्रिभुज ए ओ बी है। कौन सा त्रिभुज?
त्रिभुज नीचे वाला यानी इस त्रिभुज के वो सर्वांग सम होने चाहिए। एक तो हमें ये दिखाना है। दूसरा हमें ये दिखाना है कि ओ रेखाखंड है BC का मध्य बिंदु है, तो ये BC का भी मध्य बिंदु है, ये भी हमें दिखाना है। तो इसका विचार हम करें। पहले तो दोनों पर विचार करते हैं हम, AOB और DOC पर, यानी त्रिभुज AOB और DOC पर विचार करें। तो AOB में बात करें हम, तो दो समांतर रेखाएं हमारे पास में दे रखी हैं। ये दो समांतर रेखाएं, AB, नीचे वाली AB रेखा है और ऊपर वाली हमारे पास में CD रेखा है। अब एकांतर रेखा पर विचार कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये रेखा है, एक आपस में इस तरीके से काट रही है। ये बीच वाली जो रेखा है AO की रेखा, ये इस तरीके से काट रही है। अब इस तरीके से काट रही है, तो यहाँ पर एकांतर कोण कैसे समझते हैं हमने, जैसे दो समांतर रेखाओं का अगर एक तो कोण बनेगा यहाँ पर V वाला कोण, जैसे कि यहाँ पर ये वाला दो कंडीशन बन रही है। एक तो ये दो समांतर रेखाएं, एक इस तरीके से रेखा काट रही है, जो CB रेखा है ये वाली रेखा काट रही है। ये वाला जो एंगल है ये किसके संगत है, तो ये वाला एंगल हमारा किसके संगत है, इसके असंगत है, क्योंकि हमने क्या है, संगत के नियम में देखा था। तो ये वाला एंगल अगर इसके संगत है, या हम एकांतर कोण की बात करें, ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल आपस में एकांतर कोण है, यानी बराबर कोण होंगे। तो ये एंगल है, ये एंगल बराबर होंगे, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये वाला एंगल है, यानी एंगल B, एंगल B का मतलब ABO लिख सकते हैं, या फिर OBA लिख सकते हैं, एंगल के बराबर होगा, यानी कि दूसरा हमारा कोण हो गया, यहाँ पर ये काट रही है, तो ये कोण और ये कोण क्या होते हैं, शीर्षामुखी कोण, यानी एंगल जो है AOB और COD बराबर होंगे, किसकी वजह से, शीर्षामुखी कोण की वजह से। और तीसरा यहाँ पर बात करें कि OA की वैल्यू है OD के बराबर, ये दिया हुआ है, दो कोण बराबर हो गए, एक भुजा बराबर होगी, तो हम कह सकते हैं कि दो कोण और एक भुजा नियम से, यानी AAS एंगल, दो कोण एक भुजा नियम से हमारा क्या हो गया, ये सर्वांग सम हो गया, यानी AOB है वो DOC के क्या हो गया, बराबर हो गया। जैसे OB, ये तो हमारी पहली कंडीशन हो जाएगी, यानी सर्वांग समता सिद्ध हो गई। अब हमें बताना है कि ये जो BC का मध्य बिंदु है वो है या नहीं है। तो OBC का मध्य बिंदु है, इसके लिए हम बात करें, वो OC के बराबर हमने मान ली है। तो ये किससे मानी है, OB की वैल्यू OC से कल्पना नियम से मानी है। अब कल्पना से मानी है तो इसका मध्य बिंदु होगा ही होगा। जैसे यहाँ पर प्रश्नावली 7.5 की बात करें, यहाँ पर एक चतुर्भुज दे रखा है ABCD, जो कि यहाँ पर दिखाया गया है। AC की वैल्यू है AD के बराबर है। AC की वैल्यू मतलब कि ये वाली जो वैल्यू है, मान लीजिए ये AC की वैल्यू दे रखी है 5 सेंटीमीटर, तो ये AD के बराबर दे रखी है, यानी ये वाली वैल्यू भी 5 सेंटीमीटर दे रखी है। अब हमें AB को A का समद्विभाजन करना है, यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो एंगल है इसका समद्विभाजक किया गया है, ये वाला एंगल, ये समद्विभाजक किया गया है। अब हमें दर्शाना है क्या, कि भुजा एंगल जो त्रिभुज है ABC, यानी ऊपर वाला त्रिभुज है ABD के सर्वांग सम होगा। तो सर्वांग समता अगर हमें सिद्ध करनी है, तो पहली बात तो यहाँ पर बात करें, AB दोनों की भुजा दोनों त्रिभुजों में आ रही है, तो AB बराबर AB लिख सकते हैं। एक नियम तो ये हो गया, ये किसकी है, भुजा दी रखी है ये, तो ये भुजा से हो गया, क्योंकि ये ओबेनिस्ट भुजा है। क्या है, ओबेनिस्ट भुजा। दूसरा हम देखें यहाँ पर कि ये जो एंगल है, ए एंगल, ये समद्विभाजित हो रहा है, समद्विभाजित हो रहा है, यानी ऊपर का भाग और नीचे का भाग बराबर होगा, यानी CAB एंगल क्या होगा, DAB, एंगल DAB, ये क्या होगा, बराबर दे रखा है, यानी इक्वल होगा। तीसरी कंडीशन यहाँ पर ये हो सकती है कि ये वाला जो एंगल है ये कितना बन रहा है, 90 डिग्री कोण बन रहा है, यानी एंगल ACB इक्वल टू एंगल ADB किसका बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो दो कोण हो गया हमारे पास में, एक भुजा होगी, तो ये हम कह सकते हैं कि भुज एंगल साइड एंगल नियम से, यानी कोण भुजा कोण नियम से हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है। और BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं। अब BC और BD की बात करें, यहाँ पर ये BC है, ये तो BC और BD यहाँ पर क्या होंगी, दोनों जब जब दो कोण दोनों सर्वांग सम हो गए हैं, तो BC और BD की वैल्यू बराबर होगी, क्योंकि अगर त्रिभुज सर्वांग सम हो गया है तो BC और BD को हम बराबर कह सकते हैं।
अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, जैसे कि यहाँ पर देखा गया है ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AD है BC के बराबर है, यानी हम कह सकते हैं ये वाली AD की वैल्यू है यहाँ पर, ये BC के बराबर दे रखी है। अब हमें देखा है एंगल DAB है CBA के बराबर दे रखा है। DAB यानी ये वाला एंगल है हमारा, वो किसके बराबर दे रखा है, CBA के बराबर दे रखा है, यानी इस एंगल के बराबर दे रखा है। हमें सिद्ध करना है, दो तो त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध करना है हमें। ABD सर्वांग सम सिद्ध करना है किसके, ABD त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध करना है VAC के, यानी इस वाले त्रिभुज के। दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है, AD और BC बराबर दे रखा है। दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है, DAB और CBA बराबर दे रखा है। एंगल DAB एंगल CAB ये तो दिया हुआ ही है। एक और चीज़ हमें बतानी है ताकि हम इसको क्या कर सकें, सर्वांग क्षमता बता सकें। तो सर्वांग क्षमता बताने के लिए यहाँ पर जैसे कि बात करें, इन दोनों के बीच में क्या है, ये वाली भुजा कॉमन आ रही है दोनों त्रिभुजों के अंदर, कौन सी, BA। तो BA इक्वल टू BA है, यानी भुजा कॉमन आ रही है। तो ये भी हमारी भुजा है, हमारी ये हमारा एंगल है, कोण है, ये हमारा भुजा है। तो ये क्या हो जाएगा, भुजा कोण भुजा नियम से, भुजा कोण भुजा नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं, सर्वांग हो जाते हैं। अब मान लीजिए दूसरा कंडीशन हमें क्या करना है, की भुजा है AC के बराबर होगी, क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांग हो गए हैं। इसका मतलब BD की वैल्यू AC के बराबर होगी। और त्रिभुज ABD है, ABD मतलब ये वाला जो एंगल है त्रिभुज ABD का भी है, इसका VAC का, यानी ये वाले एंगल। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो किस तरीके से बराबर है, जैसे VAD एंगल क्या दे रखा है, ABD मतलब कि यहाँ पर हम कह सकते हैं ये वाला एंगल, ये किसके बराबर होगा, इस वाले एंगल के बराबर होगा, यानी कि VAC के बराबर होगा। तो ये इसके बराबर क्यों होगा, क्योंकि ये शीर्षामुखी कोण है। शीर्षामुखी कोण से हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जो वैल्यू है, ये वाले कोण बराबर दे रखे हैं, इसका मतलब ये वाला कोण भी, यहाँ पर अंदर वाला कोण भी बराबर होगा। तो ये एंगल है ABD VAC के बराबर होगा। और तीसरा रेखाखंड हम देखें यहाँ पर, जैसे कि ये रेखाखंड में AB पर AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड काटे गए हैं। तो ये AB रेखाखंड पर हमने क्या काटे हैं, दो रेखाखंड बराबर लंब के काटते हैं। AB पर ये वाला रेखाखंड काट रहे हैं हम बराबर समान लंबाई का, और BC भी हमने समान लंबाई का काटा है। हमें यहाँ पर बताना है क्या, कि CD है रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। CD मतलब ये वाली रेखा है, रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब यहाँ पर ये दो त्रिभुज हमारे तो रेखा रखे हैं, कौन कौन से त्रिभुज, VCO, ये त्रिभुज को हम सर्वांग कर देते हैं किसके, ADO के, त्रिभुज ADO के। अगर ये सर्वांग क्षमता सिद्ध कर देते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये जो DC का मध्य बिंदु है वो O पॉइंट है। ये सर्वांग क्षमता सिद्ध करके हम बता सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, जैसे कि दो समांतर रेखाएं हमें दे रखी है और P और Q एक युग्म प्रतिच्छेद है। P और Q मतलब ये दो रेखाएं अलग अलग दे रखी हैं। हमें दिखाना है कि ABC मतलब ये वाला जो त्रिभुज है ABC, ये किसके सर्वांग है, ये DCA के सर्वांग है, यानी DCA इसके सर्वांग है। तो कैसे से दिखा सकते हैं, इसके सर्वांग दिखाना है। पहली बात तो दो समांतर रेखाएं, दो समांतर रेखाएं हो तो कोण यहाँ पर दिखाना आसान होता है। पहली कंडीशन यहाँ पर दिखाएंगे हम, कौन सी, दो समांतर रेखाएं हैं और दोनों के बीच में यहाँ पर L और M भी समांतर रेखा है। इसका मतलब ये जो बीच के बीच में डिस्टेंस होगी, यानी कि क्या होगी, एक तो अवनिष्ठ भुजाएं दे रखी है यहाँ पर AC बराबर AC, क्योंकि दोनों के बीच में अवनिष्ठ भुजा है, तो ये दिया हुआ है। दूसरा हमें यहाँ पर जब समांतर कोण से रेखा बन रही है तो कोण भी बराबर, यानी कोई भी तिर्यक रेखा इसको काट रही है तो कोण किस तरीके से बराबर होंगे, यहाँ पर अगर ये रेखा काट रही है तो ये वाला दोनों त्रिभुजों का ये कोण बराबर हो गए। तो दो कोण बराबर हैं और एक भुजा बराबर है, तो दो कोण और एक भुजा का नियम कौन सा हो जाएगा, ये कोण कोण का नियम हो सकता है, या ये भी हो सकता है एंगल साइड एंगल नियम भी हो सकता है। तो दोनों से यहाँ पर ये सर्वांग क्षमता सिद्ध हो जाएगी। अब बात करते हैं पांचवें क्वेश्चन की, जैसे कि क्या दे रखा है,
एक रेखाखंड यहाँ पर दे रखा है। रेखाखंड कोण ए को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। ए को समद्विभाजित करता है मतलब बराबर भागों में इसको एक रेखाखंड को तोड़ता है। और बी रेखा पर एल कोई बिंदु स्थित है, तो ये बी रेखा है, इस पर कोई बिंदु दे रखा है यहाँ पर एल। बी है रेखा जो है, एल पर कोई बिंदु है, बीपी और बीक्यू कोण है, ए की भुजाओं पर बी से डाले गए लंब हैं। तो ये यहाँ पर दो लंब बता रखे हैं। हमें बताना है सर्वांग क्षमता। सर्वांग क्षमता किसकी बताना है, एपीवी की, यानी ये वाला जो एंगल है एपीवी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, सर्वांग क्षमता बतानी है। तो सर्वांग क्षमता बताने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक तो एवी है जो कि धनुष भुजा है, तो ये हम ये लंब डल रहा है इसलिए 90 डिग्री कोण भी हम दिखा सकते हैं, यानी कोण क्यू है वो कोण पी के बराबर है क्योंकि 90 डिग्री का दे रखा है। तीसरी कंडीशन यहाँ पर ये हो सकती है क्योंकि ये समद्वि विभाजन कर रहा है, इसका मतलब क्यू ए बी, क्यू ए बी, यहाँ पर हो जाएगा एंगल एंगल साइड नियम, यानी ये वाली भुजा भी हम आपस में क्या कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं क्योंकि सर्वांग क्षमता हमारी सिद्ध हो गई है। नेक्स्ट हम देखें जैसे कि हमें क्या दे रखा है, ए सी और ए ई बराबर दे रखा है, ए सी और ए ई यहाँ पर बराबर दे रखा है। इसका मतलब मान लेते हैं ये 5 है तो ये भी 5 है। फिर हमें दे रखा है ए बी और ए डी भी बराबर दे रखा है, ए बी और ए डी ये बराबर दे रखा है। इसका मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये 5 है तो ये भी 5 है। अब हमें निकालना है कि एंगल जो है वी ए डी और ई ए सी बराबर दे रखा है। वी ए डी मतलब ये वाला एंगल और ई ए सी, ई ए सी मतलब ये वाला एंगल, ये भी हमें बराबर दे रखा है। हमें दिखाना है बी सी और डी के बराबर है, डी के बराबर हमें दिखाना है, तो कहेंगे हम बी सी डी ई के बराबर है। ये वाली वजह हमें बतानी है किसके बराबर, इस वाले। तो दोनों त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता की बात करते हैं, यानी कि ये वाले त्रिभुज की बात करेंगे हम, करेंगे यानी ये वाले त्रिभुज की बात करते हैं। कौन से दो त्रिभुजों की बात करेंगे हम सर्वांग क्षमता दिखाने के लिए, या फिर हमें दिखाने के लिए रिलेशन अगर हमें दिखाना है तो दो त्रिभुजों की, और इस वाले त्रिभुज को बनाया गया है त्रिभुज ई ए सी के बराबर। करनी है तो इसमें हम बीसी में हम देखें ये वाला पोर्शन ज़्यादा आ रहा है और डी में भी हमारा ये वाला पोर्शन ज़्यादा आ रहा है, बाकी यहाँ पर सेम है। तो हम क्या कर देते हैं, दोनों त्रिभुज जो त्रिभुज है यहाँ पर ए बी सी, इसको सर्वांग करेंगे किसके साथ में, त्रिभुज ए बी सी को हम सर्वांग करेंगे त्रिभुज ई सी डी में या फिर ई सी ए में। यहाँ पर इसको क्या करते हैं, हम सर्वांग कर देंगे, हो जाएगी, यानी कि ये हो जाएगी। अब बात करें यहाँ पर जैसे कि दो रेखाखंड दे रखे हैं हमें, P इसका मध्य बिंदु है, P मतलब सेंटर वाला पॉइंट हो गया दो रेखाखंडों का। D और E रेखाखंड है, AB को एक ही ओर स्थित है। D और E ये रेखाखंड है कि AB एक ही ओर स्थित है, यानी कि ऊपर की साइड स्थित है। अब इस प्रकार है कि ये वाला एंगल किसके बराबर है, ये ए यानी EPA, ये वाला एंगल है यहाँ पर, वो भी यहाँ पर इसके एंगल के बराबर होगा। तो हमें यहाँ पर सर्वांग समता नियम की बात करनी है, तो दो दो एंगल दे रखे हैं, एक भुजा हमें देखनी है यहाँ पर। दो एंगल जैसे कि इसमें हम बात कर रहे हैं DAP, वाले DAP यानी ये वाली भुजा है, ये सिर्फ एंगल है। इसी तरीके से हम ई पी में कौन
सा एंगल आ रहा है, कौन सा, EVP के अंदर ये वाला एंगल आ रहा है, और भुजा कौन सी आ रही है, ये वाली भुजा आ रही है, और इसमें ये वाली भुजा आ रही है। तो भुजा यहाँ पर कोई भी मैच नहीं कर रही है, क्योंकि इसकी भुजा अलग जा रही है, इसकी भुजा अलग जा रही है। लेकिन यहाँ पर EVP की बात करें, जैसे ये वाला ही भुजा मैच कर रही है, यहाँ पर ये वाली भुजा इस भुजा के में सेंटर में है, क्योंकि बराबर है, क्योंकि ये मध्य पॉइंट दे रखा है P। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि AP की वैल्यू है वो क्या होगी, PV के बराबर होगी। तो एक तो कोण हो गया हमारा, और एक हमारी भुजा हो गई है। ये तो भुजा हुई हुई है हमारी, कोण हमारा कौन सा दे रखा है, ये एंगल दे रखा है, यानी DAP, एंगल DAP इक्वल टू एंगल क्या होगा, EVC, EVP, एंगल EVP। तीन चीजें सिद्ध करनी होती है, तो हमने भुजा सिद्ध कर दी है, कोण सिद्ध कर दिया है। अब एक और चीज सिद्ध करनी है, एक और चीज दोनों के अंदर क्या कॉमन है उसकी अगर हम बात करें, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक है, पार्ट और डी पार्ट कॉमन है, यानी कोण E है वो कोण D के बराबर होगा। तो ये हो जाएगा सर्वांग समतुल्य नियम से दोनों ये क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो जाएंगे। अब दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समकोण त्रिभुज दे रखा है ABC में, जिसमें कोण C समकोण है। C कोण मतलब ये वाला कोण समकोण है। M कर्ण AB का मध्य बिंदु है, तो ये M कर्ण है, AB का क्या है मध्य, मिला करके D तक बनाया गया है। तो ये बनाया गया है यहाँ पर C से D को मिला करके, बिंदु D को पॉइंट B से मिलाया है, तो D से B को मिला दिया है हमने। हमें सर्वांग क्षमता सिद्ध करनी है AMC और BMD की। AMC यानी इसकी किससे सिद्ध करनी है, BMD से, यानी इसे सिद्ध करनी है। तो सर्वांग क्षमता कैसे सिद्ध करेंगे, एक तो ये कोण है सर्वांग हो जाएगा, दूसरा हम देखें कि ये वाली भुजा है DM, यानी AM की भुजा है वो MC के बराबर होगी, ये वाली भुजा है DM वो है MA के बराबर होगी। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सर्वांग हो जाएगा, क्योंकि दो तीन चीजें हम कोई भी सिद्ध करते हैं तो सर्वांग हो जाता है। DVC की बात करें तो DVC हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री समकोण त्रिभुज हो जाएगा। और DVC की बात करें, DVC को हम कह सकते हैं ABC के बराबर भी, DVC और ABC दोनों का क्षेत्रफल यहाँ पर सेम है। और CM की बात करें यहाँ पर, तो ये हाफ AB के आसपास होता है। CM की बात करें यानी ये वाली वैल्यू है वो AB के आसपास होगा, हाफ AB के आसपास। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पर सही है कि CM की वैल्यू हाफ AB के बराबर क्यों हो सकती है, क्योंकि AB की वैल्यू हम निकालते हैं, इसका मिडिल पॉइंट आता है M, और यहाँ पर DC का भी मिडिल पॉइंट है M, तो इसके अकॉर्डिंग ये हाफ AB वैल्यू हो सकती है। अब त्रिभुज के कुछ और गुणधर्मों की बात करते हैं हम। त्रिभुज के और गुणधर्म क्या दे रखे हैं यहाँ पर, जैसे आपने त्रिभुज की सर्वांग क्षमता की दो कसौटियों का अध्ययन किया है, इन परिणामों को एक ऐसे त्रिभुज के गुणों का अध्ययन करेंगे जिसमें दो भुजाएं बराबर हों, जैसे कि यहाँ पर 3.5 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर। तो इसके गुणों की हम बात करेंगे। तो जैसे इस त्रिभुज को हम क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु का मतलब होता है ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, वो कहलाता है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। और ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो वो कहलाता है हमारा समबाहु त्रिभुज। तो ये त्रिभुज के बारे में पता होना चाहिए कि हमें समबाहु त्रिभुज क्या होता है और समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। समद्विबाहु में दो भुजाएं बराबर होंगी और समबाहु के अंदर तीनों भुजा बराबर होती हैं। अब हम बात करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज की। जैसे कि समद्विबाहु त्रिभुज का डायग्राम है, समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यानी सम्मुख कोण बराबर किस तरीके से होते हैं, यानी इस भुजा के सम्मुख कोण ये वाला कोण है, इस भुजा के सम्मुख कोण ये वाला कोण है, बराबर होते हैं। यानी मान लो ये 45 डिग्री का है तो ये भी 45 डिग्री का होगा, तो ये कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो ये यहाँ पर हम गैस लगा सकते हैं कि कोई भी संख्या है वो 90 डिग्री के कब आ रही है। यानी समद्विबाहु त्रिभुज की ये प्रमेय है। क्या कहती है प्रमेय, कि एक समद्विबाहु त्रिभुज को बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यानी कोई भी समद्विबाहु त्रिभुज हमने बनाया इस तरीके से, मान लो समबाहु त्रिभुज बनाया, इसके सामने वाले वाला कोण क्या है, ये वाला कोण, इसके सामने वाला कोण क्या है, ये वाला कोण, ये दोनों यहाँ पर क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसको हम सिद्ध भी कर सकते हैं, जैसे कि समद्विबाहु त्रिभुज हमने दिया है, ABC की बात कर ली हमने, इसमें AB और AC है वो बराबर है। AB और AC क्वेश्चन में दिया हुआ है बराबर है, कोण B है कोण C यहाँ पर सिद्ध करना है, कोण B कोण C के सिद्ध होगा या नहीं होगा। तो अगर A का हम संधिभाजक खींच देते हैं, जैसे कि A का हमने संधिभाजक खींचा है, तो पहले सर्वांग क्षमता चेक करेंगे, यानी कि VAD और CAD में हम सर्वांग क्षमता चेक करेंगे।
तो ए बी की वैल्यू है ए सी के बराबर होती है, तो ए बी की वैल्यू ए सी की बराबर होगी। तो ये हमारे क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। और वी ए डी और सी ए डी है, ये रचना में किया है। सी ए डी और वी ए डी यानी ये वाली लाइन में रचना की है, तो ये रचना से हो जाएगी। और ए डी इक्वल टू ए डी, क्योंकि ये ओवेनिस्ट लाइन है ए डी, तो ए डी की वैल्यू ओवेनिस्ट हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, दो बार भुजा आ रही है, एक बार कोण आ रहा है, यानी कि भुजा कोण भुजा नियम से ये यहाँ पर सिद्ध हो गई है। यानी प्रमेय है द्विघात, यानी समद्विबाहु त्रिभुज की जो प्रमेय है वो यहाँ पर सिद्ध हो गई है भुजा कोण भुजा नियम से। नेक्स्ट हम देखें कि इसका जो विलोम है वो भी सत्य है। क्या, अगर दो कोण बराबर दे रखे हैं तो और एक भुजा बराबर दे रखी है, तो वो भी यहाँ पर क्या होगा, भुजा कोण भुजा नियम, कोण भुजा कोण नियम भी यहाँ पर इसका सिद्ध होगा। किसी त्रिभुज के दो कोण अगर बराबर हैं तो इससे निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि उसकी लंबिक भुजाएं भी बराबर होगी। जैसे कि अगर ये कोण है तो 50 डिग्री के सामने का कोण है, यहाँ पर इसकी भुजा जो होगी नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर, जैसे समद्विबाहु त्रिभुज की बात हो गई है यहाँ पर। अब थर्ड नंबर की प्रमेय क्या है, थर्ड नंबर की प्रमेय कहती है किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। इसका मतलब इसका विलोम भी सत्य है। विलोम सत्य कैसे है कि अगर बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी, इसका मतलब जो सम्मुख भुजाएं बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो इसको हम सिद्ध कर सकते हैं, जैसे कि एक एबीसी त्रिभुज में ए का समद्विभाजक दे रखा है, ए का समद्विभाजक यहाँ पर दो दे रखे हैं। एडी भुजा बीसी पर लंब है, अब एडी भुजा बीसी पर लंब भी दे रखा है। अब ए बी इक्वल टू ए सी हमें दिखाना है, ए बी इक्वल टू ए सी, और त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इसको हम कैसे करेंगे, ए बी डी और ए सी डी में बात करेंगे, ए बी डी और ए सी डी के अंदर बात करेंगे हम इसकी। तो कैसे करेंगे, पहला तो यहाँ पर एंगल जो दे रखा है वी ए डी दे रखा है। वी ए डी मतलब कि यहाँ पर हम कह सकते हैं ये वाला एंगल, ये एंगल वी ए डी किसके बराबर दे रखा है, सी ए डी के बराबर, क्योंकि यहाँ पर ये समद्विभाजक में पहले से ही दे रखा है। दूसरा ए डी की वैल्यू है यहाँ पर ओवेनिस्ट है, तो ए बी डी की वैल्यू ओवेनिस्ट हो जाएगी। ये एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है, यानी कि ए डी बी और ए डी सी है 90 डिग्री दिया हुआ है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि दो एंगल भुजा एंगल नियम से, ये एंगल है ये भुजा है एंगल नियम, ये सिद्ध होता है। यानी ए बी की वैल्यू ए सी के बराबर होगी और ए बी सी क्या होगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अब बात करते हैं हम, जैसे कि ई और एफ क्रमशः त्रिभुज ए बी सी की बराबर भुजाएं ए बी और ए सी के मध्य बिंदु हैं। तो जैसे ए बी और ए सी की बात करें, ए बी सी, ये ए बी सी है, इसमें ए बी और ए सी का मध्य बिंदु है ई और एफ। तो ए बी का मध्य बिंदु ये हो गया और ई सी का मध्य बिंदु क्या हो गया, ए सी का मध्य बिंदु एफ हो गया। तो ये हो जाएगा ई और एफ है। दर्शाइए कि बी एफ और सी एफ की वैल्यू क्या होगी, यानी ये वाली वैल्यू है बी एफ इक्वल टू सी एफ होगा या नहीं होगा। तो पहली बात तो हम बात करें यहाँ पर कि जब ये मिडिल पॉइंट ले आते हैं, इसका मतलब ए बी ए सी के बराबर होगा, ए बी की वैल्यू ए सी के बराबर होगा, ये दिया हुआ है। एंगल ए है वो बराबर दिया हुआ है। ए एफ और ए ई बराबर भुजाओं के आधे की बात करें यहाँ पर, ए एफ, तो ये ए एफ है यहाँ पर। ए एफ ए ई के बराबर क्यों है, ए एफ ए ई के बराबर है क्योंकि यहाँ पर भुजा के आधे भाग से काट रहे हैं, तो इसका मतलब आधा वाला भाग इससे ही बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि भुजा कोण भुजा नियम से हम क्या कर सकते हैं, ये बता सकते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। अब हम नेक्स्ट में देखें, जैसे कि समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी है जिसमें ए बी और ए सी है वो बराबर दे रखे हैं। अब भुजा बी सी पर दो बिंदु और लगाए गए हैं डी और ई, ए डी यानी बी और सी डी यहाँ पर लगाए गए हैं। ए डी और ए एल की वैल्यू क्या होगी, यानी कि ए डी ये वाली वैल्यू ये इक्वल है। अगर हम त्रिभुज की सर्वांग समता का नियम उपयोग लगाते हैं तो ए बी इक्वल टू ए सी है, ए बी इक्वल टू ए सी यानी दिया हुआ है क्वेश्चन में, बी इक्वल टू सी है, ये यहाँ पर बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण है, इसका मतलब कोण बी, ये वाला कोण है और ये वाला कोण है, ये दोनों बराबर होंगे। तीसरा और हम यहाँ पर दिखा देते हैं, जैसे कि वी ई सी डी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, वी की वैल्यू है वो सी डी के बराबर है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वी माइनस डी इक्वल टू सी डी माइनस डी, तो बी डी इक्वल टू सी आ जाएगा। इसका मतलब ये सर्वांग समता सिद्ध हो जाएगी। अब हम देखते हैं यहाँ पर प्रश्नावली 7.2 के अंदर क्या बताया गया है, जैसे कि एक समद्विबाहु त्रिभुज बताया गया है ए बी सी, जिसमें ए बी और ए सी है, बी और सी के समद्विभाजक परस्पर ओ बिंदु पर प्रतिष्ठित करते हैं। तो बी और सी के समद्विभाजक मान लीजिए यहाँ से समद्विभाजक खींचा हमने और यहाँ से समद्विभाजक खींचा,
और यहाँ पर ये पॉइंट है ये वाला। तो हम कह सकते हैं कि अगर संधिभाजक पे है ए और ओ को जोड़ दिया हमने, यानी ये वाला पॉइंट हम मान लिया ए और, तो ओ बी और ओ सी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ओ बी मतलब ये वाला, और ओ सी मतलब ये वाला हम निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे ओ बी और ओ सी की वैल्यू? पहले तो यहाँ पर ये पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर लगा देंगे हम, और पाइथागोरस प्रमेय लगा करके ओ बी और ओ सी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। और एओ जो है, एओ मतलब ये वाली जो भुजा है एओ, एओ है किसका संधिभाजक है? कोण ए का संधिभाजक है, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण भी बराबर दिखा करके हम क्या करेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज को सर्वांग बता देंगे। नेक्स्ट हम देखें त्रिभुज एबीसी भाजक है, यानी एडी है बीसी का लंब समद्विभाजक, मतलब बराबर दो भागों में बांटा, जबकि ए बी इक्वल टू क्या है? ए सी है। तो यहाँ पर हमें दिखाना है कि ए बी सी क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है ए बी सी, यानी दो भुजाओं की लंबाई हमें समान बतानी होगी यहाँ पर कैलकुलेट करके। नेक्स्ट हम देखें तीसरा क्वेश्चन, जैसे कि ए बी सी एक क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है, ये यहाँ पर दिखाया रखा है। इसमें बराबर भुजाएं ए सी और ए ई पर क्रमशः ए ई और ई एफ, या सी एफ पर यहाँ पर दे रखी है, लंब दे रखी हैं। तो ये शीर्ष लंब बराबर हैं, इनके बारे में बताइए कि ये जो बी ए की वैल्यू है ये किसके बराबर होनी चाहिए? सी एफ के बराबर होनी चाहिए। ये शीर्ष लंब हमें दिखाने हैं। तो शीर्ष लंबों को हम कैसे दिखा सकते हैं? सर्वांग समता सिद्ध करके हम शीर्ष लंबों को बराबर दिखा देंगे यहाँ पर। नेक्स्ट हम देखें एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें ए सी और ए बी पर शीर्ष लंब है बीई और सी एफ है। तो यहाँ पर ए ई, यहाँ पर बात करें ए सी और ए बी पर, ए सी और ए बी पर यहाँ पर शीर्ष लंब लग गया है। अब हमें क्या दिखाना है यहाँ पर कि ये सर्वांग समता सिद्ध कर देंगे और समद्विबाहु त्रिभुज चेक कर लेंगे। इसी तरीके से हम यहाँ पर नीचे देखें, जैसे कि ए बी सी और डी वी सी समान आधार बी सी पर स्थित है। समद्विबाहु त्रिभुज की संख्या हमें दर्शानी है। समद्विबाहु त्रिभुज की संख्या कितनी होगी? तो समद्विबाहु त्रिभुज के यहाँ पर एंगल जो है ए बी डी, एंगल यहाँ पर ए बी डी है और एंगल ए सी डी है। तो एंगल ए सी डी की बात करें, एंगल ए सी डी यानी ये वाला एंगल, ये यहाँ पर बराबर है इसी एंगल ए बी डी, यानी ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, ये दिया हुआ है। तो हमें समद्विबाहु त्रिभुज की क्या करनी है? ये सिद्ध करना है कि ये दोनों बराबर है या नहीं है। तो सर्वांग समता सिद्ध करके हम उनको बता सकते हैं। यानी सर्वांग समता जैसे हम सिद्ध करेंगे तो वो अपने आप यहाँ पर सिद्ध हो जाएगा। यानी सारे क्वेश्चनों में क्या है? यहाँ पर सर्वांग समता देखनी है। जैसे हम बात करें ए बी सी क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। इसमें ए बी और ए सी, ए बी मतलब ये वाली भुजा है, ए सी मतलब ये वाली भुजा है, ये दोनों बराबर हैं। और भुजा बी ए है, इसको बिंदु डी तक बनाया गया कि कितना बढ़ाया गया है? ताकि ए डी की वैल्यू है वो ए बी के बराबर हो जाए। तो यहाँ पर ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम हो जाएंगे। यानी वी सी डी की वैल्यू है यहाँ पर कितनी आ जाएगी? वी सी डी की वैल्यू 90 डिग्री आ जाएगी। तो ये यहाँ पर क्या होंगे? अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा और ये बी सी डी एक समकोण त्रिभुज होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, जैसे कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज बताना है जिसमें ए एंगल 90 डिग्री का, ए बी और ए सी बराबर होना चाहिए, एंगल बी और सी की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो ए बी सी अगर 90 डिग्री का बनाना है, जैसे ए बी सी हमने बनाया ये 90 डिग्री का, अब इसमें ए एंगल है वो 90 डिग्री का होना चाहिए, यानी ये यहाँ पर नाम दे देते हैं ए बी सी। तो ए 90 डिग्री होना चाहिए, ए यहाँ पर 90 डिग्री का ही है, और ए बी और ए सी बराबर होना चाहिए, ए बी और ए सी। तो यहाँ पर हम त्रिभुज बनाए, जैसे कि ये त्रिभुज बनाया हमने सी वी ए। तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है? ए बी और ए सी की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, लेकिन हमें ये याद रखा है ए एंगल 90 डिग्री का भी होना चाहिए। तो 90 डिग्री का बनाएंगे हम यहाँ पर, जैसे यहाँ पर हम 90 डिग्री एंगल ए 90 डिग्री का, एंगल ए वी, इसमें ए बी और ए सी बराबर रखिए, ए बी और ए सी बराबर रखिए, यानी सामने कौन बराबर हो रहा होंगे? तो ये 45 डिग्री होगा, ये भी 45 डिग्री होगा, और ये यहाँ पर कितना दे रखा है? एंगल ए 90 डिग्री का दे रखा है। तीनों कोणों का योग देखें 180 हो जाएगा। 180 कैसे होगा? 90 प्लस 45 प्लस 45, 45 45 90, 90 90 180 हो जाएगा।
अब त्रिभुज की सर्वांग समता के लिए कुछ कसौटी हम देखें, जैसे कि पहले इससे पहले 8वां क्वेश्चन है यहाँ पर, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का है, तो ये त्रिभुज बनाएंगे, उसके 60 डिग्री का कोण बना देंगे प्रत्येक कोण, तो वो 180 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब हम देखेंगे त्रिभुज की सर्वांग समता के लिए कुछ कसौटियाँ क्या हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर नियम पढ़े हैं, कौन कौन से नियम पढ़े हैं, एक तो पढ़ा है एस ए एस नियम पढ़ा है, भुजा कोण भुजा नियम, एक पढ़ा है ए एस यानी एंगल एंगल एस नियम यानी भुजा कोण कोण भुजा नियम, एक हमने पढ़ा है कोण से। तो इन तीनों नियमों से हमें त्रिभुज की सर्वांग क्षमता सिद्ध करनी होती है। अब हमें दो पूर्व त्रिभुज रखना है, आप देखेंगे कि यदि बराबर भुजाओं को एक दूसरे पर रखा जाए तो पूर्णतः ढक लें तो दोनों त्रिभुज सर्वांग होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। जैसे कि 4.5 सेमी है, यहाँ पर 4.5 सेमी, यहाँ पर 4 सेमी है, अगर ये एग्जैक्ट मैच करता है तो हम कहेंगे कि त्रिभुज सर्वांग है, अगर ये एग्जैक्ट मैच नहीं करता तो हम कहेंगे कि त्रिभुज सर्वांग नहीं है। जैसे एक नियम यहाँ पर ये प्रमेय कहती है क्या, एस 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 सर्वांग समता नहीं, बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या कहलाते हैं, सर्वांगसम कहलाते हैं। लेकिन ये नियम हमारा एंगल 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 इस पर ये लागू नहीं होता है, यानी कि कोण 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 नियम पर लागू होता है, एस 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 नियम पर लागू हो गया यहाँ पर। ऐसे है सर्वांग समता नियम से पहले ही हम देख चुके हैं कि बराबर कोणों के युग्म है संगत बराबर भुजाओं के युग्म के होने चाहिए, यदि ऐसा नहीं है तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि दो समकोण त्रिभुज रखे हैं, प्रत्येक का कोण 5 सेमी और 4 सेमी है। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर, जैसे कि ये भुजा दे रखी है 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर दे रखी है, ये 4 सेंटीमीटर की भुजा है, ये 4 सेंटीमीटर की भुजा है, यहाँ पर भी एंगल 90 डिग्री दे रखा है, यहाँ पर भी एंगल 90 डिग्री दे रखा है। इसका मतलब हमारा कौन सा कोण हो जाएगा, भुजा कोण भुजा नियम, यानी एस नियम से भी यहाँ पर इसकी सर्वांग क्षमता बता सकते हैं। अब सर्वांग क्षमता होगी हमारे पास में, एक उड़ता है 7वें नंबर की प्रमेय है RHS नियम। RHS प्रमेय क्या कहती है, यदि दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण एक दूसरी भुजा के कर्ण या भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या कहलाते हैं, सर्वांग कहलाते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि दो समकोण त्रिभुज हमने बनाए हैं और एक त्रिभुज का कर्ण अगर दूसरे त्रिभुज के कर्ण या भुजा के बराबर हो तो हम कहेंगे दोनों त्रिभुज सर्वांग होते हैं। जैसे समकोण त्रिभुज है, तो समकोण यहाँ पर। अब ये उदाहरण नंबर 7 देखें हम, जैसे कि ए बी एक रेखाखंड दे रखा है, ए बी हमने रेखाखंड दे दिया। अब इसको पी और क्यू ने इस रेखाखंड को विपरीत और इस प्रकार स्थित हैं ये कि ये ए बी रेखाखंड को क्या है, बराबर भागों में बांट रहे हैं, सी पॉइंट से ही बराबर भाग में है। जैसे मान लो ए सी 2 सेंटीमीटर है तो सी बी भी यहाँ पर 2 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पर पी क्यू रेखाखंड है, ए बी का लंब समद्विभाजक है, ये हमें दिखाना है। तो लंब समद्विभाजक हम कैसे दिखा सकते हैं, जैसे कि ए पी की वैल्यू है, यहाँ पर हम कह सकते हैं ए पी की वैल्यू किसके बराबर होगी, पी वी के बराबर होगी। एक हम ओवेनिस्ट बता देंगे, यानी ए क्यू है वी क्यू के बराबर बता देंगे, यानी ये वाली भुजा ये वाली भुजा के बराबर बता देंगे। ए क्यू है किसके बराबर है, वी क्यू के बराबर है। और एक हमारा जैसे दो त्रिभुजों को हम सर्वांग बता देंगे तो पी क्यू को समांतर बता देंगे, यानी कि पी क्यू की वैल्यू है ये दोनों में कंबाइंड आ रही है। तो ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज अगर हम सर्वांग बता देते हैं, इसका मतलब पी क्यू है दोनों के अंदर आ रही है। तो पी क्यू यानी भुजा 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 नियम से हम क्या हो जाएगा, ये भुजा 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 नियम से ये त्रिभुज दोनों त्रिभुज सर्वांग हो जाएंगे। और दोनों त्रिभुज सर्वांग हो जाएंगे, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये लंब समद्विभाजक पर स्थित है। तो कौन से नियम से हुए हैं, ये भुजा 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 नियम से। तो इस पूरी प्रश्नावली के अंदर ये नियम ही हमारे काम आने वाले हैं, एस एस भुजा नियम, और ये जो भी सीपीसीटी यानी जो इसके अंदर दे रखा है। सीपीसीटी क्या होता है, दो समांतर भुजाओं को एक रेखा काटती है तो वहां पर समांतर भुजाएं होती हैं, उनसे बनता है सीपीसीटी। जैसे मान लीजिए कोई रेखे की उम्र दे रखा है एसीपी और बीसीपी, एसीपी बीसीपी की बात करें यहाँ पर, जैसे यहाँ पर एसीपी ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का, यहाँ पर ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का। इससे भी हम कोण बराबर कर सकते हैं कि एसीपी की वैल्यू कितनी आएगी, 90 डिग्री। तो लंब समद्विभाजक हम अगर बताना हो तो एंगल भी हमें 90 डिग्री बताना होता है। अब हम बात करें यहाँ पर, जैसे कि ये एग्जाम्पल देख लेते हैं। बिंदु ए पर प्रतिच्छेद करने वाली दो रेखाएं हमारी दे रखी है, एल और एम से समदूरस्थ हैं। तो ये एल रेखा है, प्रतिच्छेद करने वाली है रेखा है वो एम और एम से, ये पॉइंट है बिंदु पी है।
तो दर्शाना है कि एपी दोनों भुजाओं के बीच के कोण को समद्विभाजित करता है। बीच का कोण कौन सा है? दोनों भुजाओं के बीच का कोण जो को सर्वांग सिद्ध कर देंगे। दोनों त्रिभुज सर्वांग सिद्ध होंगे तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। जैसे पीवी की वैल्यू है पीसी के बराबर दे रखी है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। पीवी ए है, पीवी ए मतलब यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री का बन रहा है। इसी तरीके से पीसी ए है, ये भी एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, तो ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे। तीसरा यहाँ पर पी ए ओवेनिस्ट भुजा है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये आरएचएस नियम से क्या हो गया है? सर्वांग सम हो गया। आरएचएस नियम में क्या होगा? एक तो 90 डिग्री का कोण आ जाता है, एक हमारा कर्ण की वैल्यू आ जाती है यानी एच की वैल्यू आ जाती है, हाइपोटेनस कर्ण की वैल्यू, और एक भुजा की वैल्यू आ जाती है, इसलिए हम बोलते हैं इसको आरएचएस नियम। तो आरएचएस नियम के अनुसार आ जाएगा। ये सीपीसीटी क्या होता है? सीपीसीटी के अंदर हमारा जो एंगल है पी ए वी, यानी ये वाला जो एंगल है पी ए वी पी ए सी के बराबर होगा। पी ए वी पी ए सी के बराबर होगा क्योंकि संगत कोण भी यहाँ पर बराबर होते हैं। अब हम बात करें यहाँ पर, जैसे कि ये देखते हैं प्रश्नावली। ए बी सी और डी बी सी एक ही आधार हैं, यहाँ पर बी सी पर बने हुए हैं। समद्विबाहु त्रिभुज एक इस प्रकार से बने हुए हैं, दो त्रिभुज बने हुए हैं समद्विबाहु त्रिभुज, एक ये त्रिभुज बना हुआ है और एक ये त्रिभुज बना हुआ है। यहाँ को पी पर प्रतिष्ठित करता है, ये इसे पी पर प्रतिष्ठित कर रहा है। यहाँ पर त्रिभुज सर्वांग समता सिद्ध कर सकते हैं किससे नियम से? या तो ऐसे नियम से सिद्ध करेंगे या डबल करेंगे। यहाँ पर इन त्रिभुज की सर्वांग समता सिद्ध कर सकते हैं। अब एपी कौन है? कौन डी दोनों को समद्विभाजित है, इसको दोनों ओर कौन ए को भी समद्विभाजित कर रही है और कौन डी को भी समद्विभाजित करती है। ये हम किससे निकाल लेंगे? सारी प्रमेय से निकाल लेंगे, यानी कि जो सर्वांग समता की प्रमेय है उनसे हम निकाल लेंगे। यहाँ पर भी हम देखें एडीएक्स क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। एबीसी का शीर्ष लंब दे रखा है, यानी एडी एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी। एबीसी मतलब ये वाला है ए बी सी। एडी क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज का लंब, यानी डी हो जाएगा ये एडी। तो ये हो गया हमारा समद्विबाहु। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, ये दोनों कोण बराबर होंगे और ये ओवेनिस्ट भुजा होगी। इन तीनों से हम क्या कर देंगे? इन तीनों से सर्वांग समता है दोनों त्रिभुजों की बता देंगे, और सर्वांग समता बताते ही यहाँ पर ये एडी रेखाखंड है बीसी को समद्विभाजित कर जाएगा और एडी को ए का समद्विभाजक भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें तीसरा क्वेश्चन। जैसे एक त्रिभुज एबीसी, दो भुजाएं हैं यहाँ पर, एक तो एबी और बीसी, इसकी मध्य का एबी और दोनों की हमें क्या करना है? सर्वांग समता सिद्ध करनी है। और एबीसी यानी दो दो त्रिभुजों की सर्वांग समता जो एबीएम है, यानी इस वाले त्रिभुज की इस वाले त्रिभुज के साथ करनी है, और ये बड़े त्रिभुज की यहाँ पर बड़े त्रिभुज के साथ सर्वांग समता सिद्ध करनी है। तो सर्वांग समता सिद्ध हम आरएचएस एसएसएस नियम से या फिर डबल एस नियम से सिद्ध कर सकते हैं। इस त्रिभुज एबीसी के दो बराबर शीर्ष लंब हैं बीसी। बात करें कि वीई और सीएफ क्या है? ये एबीसी दो बराबर आरएचएस सर्वांग समता नियम का प्रयोग करके हम इसे हैं। तो ए बी और ए सी बराबर दे रखा है, इसका मतलब ए बी सी। तो ए बी और ए सी की वैल्यू है बराबर दे रखी है यहाँ पर, और ए पी है बी सी पर लंब खींचा है। तो हमें एंगल वी और एंगल सी बराबर बताना है, तो वही हम यहाँ पर क्या लगा देते हैं? जो एस एस नियम है या फिर डबल एस नियम लगा देंगे, या फिर क्या लगा देंगे? ट्रिपल साइड नियम लगा देंगे, कोई सा भी नियम लगा देंगे। डिग्री एक कर्ण हो जाएगा और एक हमारी साइड हो जाएगी। अब त्रिभुज की असमीकाओं के बारे में बात करें। त्रिभुज की असमीकाओं में जैसे क्या होता है? भुजाएं और कोण की समानताओं के बारे में हमने पढ़ा है। कभी कभी उनके सम्मुख यानी जो बराबर नहीं है उनकी वस्तुएं भी आ जाती हैं, जैसे कि यहाँ पर किसी त्रिभुज की असमान भुजाएं और असमान कोणों में कुछ संबंध होता है, उनके बारे में बात करें। तो असमान भुजाओं और असमान कोणों में क्या संबंध होता है? जैसे कि यहाँ पर हम देखें, इनके बीच में जो अनुपात बनेगा यहाँ पर
जैसे यहाँ पर बात करें, ये वाला अनुपात है, इसके अनुपात के बराबर होगा, और उसी अनुपात में ये वाली यानी बराबर सर्वांग क्षमता के अंदर। जैसे हम बात कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे ये त्रिभुज रखा है, इसमें कोण ए है, ये कितना है 90 डिग्री से ज़्यादा है, यानी सबसे बड़ा कोण है, सबसे बड़ा कोण। और बी है यहाँ पर, ये सबसे छोटा कोण है, सबसे छोटा कोण। तो ये क्या है, क्रियाकलाप है जिसको हम दोहरा सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें इसकी प्रमेय क्या है। असमीकाओं में यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं असमान भुजाएं, यदि किसी का बड़ा होता है, यानी हम कह सकते हैं ये भुजा है, लंबी है इस त्रिभुज की, तो इसके सामने कोण क्या बनेगा, ये कोण बनेगा, और ये बड़ा होगा। और छोटी भुजा कौन सी है, ये वाली, इसके सामने का कोण छोटा होगा। तो ये एक प्रमेय कहती है कि कोई भी त्रिभुज है, उसकी दो भुजाएं अगर असमान हैं, तो उसकी बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है, छोटी भुजा के सामने का कोण छोटा होता है। जैसे हम बात करें इसके, इस त्रिभुज की बात लेते हैं, ये 3 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर के सामने का कोण बन रहा है कितना, 90 डिग्री। तीन से, तो जो सबसे बड़ी भुजा होगी उसके सामने का कोण सबसे बड़ा, और जो सबसे छोटी भुजा होगी उसके सामने का कोण है सबसे छोटा होगा। अब हम बात करें यहाँ पर, जैसे कि बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा और छोटी भुजा के सामने का कोण छोटा है। और दूसरी प्रमेय यहाँ पर दे रखी है, किसी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा है वो बड़ी होती है, यानी उल्टा हो जाएगा। यानी यहाँ पर अगर हमने ये त्रिभुज बनाया है, इसमें बड़े कोण के सामने की भुजा है बड़ी हो जाएगी। जैसे सबसे बड़ा कोण क्या है, 90 डिग्री का, इसके सामने की भुजा क्या होगी, बड़ी होगी। तो ये दूसरी प्रमेय है कि किसी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा है हमेशा बड़ी होती है। तो बड़े कोण की भुजा हम देख लेंगे कि कौन सी कोण भुजा है, बड़ी है। फिर अगली प्रमेय हम देखें, अगली प्रमेय क्या दे रखा है, त्रिभुज की दो भुजाओं का योग है तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा किस तरीके से होगा, जैसे ये त्रिभुज देखा रखा है, तो इसमें दो भुजाओं का योग, कोई भी दो भुजा ले सकते हैं हम, जैसे कि बी सी प्लस क्या ले लिया, डी सी। बी सी प्लस डी सी का जो योग है वो किससे बड़ा होगा, दोनों का योग है बी डी से बड़ा होगा। बात करें यहाँ पर कैसे हम इसको लिख सकते हैं, जैसे ये त्रिभुज है, अगर इस त्रिभुज में ये हम मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर, ये मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर, तो ये दो भुजाओं का योग यानी 4 प्लस 3 इक्वल टू क्या हो रहा है, 7 हो रहा है। और ये किससे बड़ा है, 5 से बड़ा है, क्योंकि ये भुजा कितनी आएगी, 5 आएगी। अब ये कैसे आएगी 5, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय से हम निकालें, 5 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25 इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो ये हो जाएगा 25 इक्वल टू 25, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी 5 पाइथागोरस प्रमेय से। अब ये सबसे बड़ी भुजा है 5, लेकिन ये अन्य दो भुजाओं के योग से क्या है, छोटी है हमेशा। तो हम कह सकते हैं कि दो भुजाओं का योग है तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो ये भी एक प्रमेय है। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि उदाहरण यहाँ पर दे रखा है, एबीसी की भुजा है एबीसी की भुजा दे रखी है बीसी। बीसी पर एक पॉइंट आ गया है, कौन सा आ गया, डी, एक ऐसा बिंदु आ गया है, ये वाला पॉइंट है डी आ गया। एडी और एसी यहाँ पर बराबर है, यानी एडी की वैल्यू एसी के बराबर है, तो ये दोनों भुजा बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं कि ए बी की वैल्यू है ए डी दिखाना है, यानी ए बी की वैल्यू है वो ए डी से ज़्यादा है, ये हमें दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे, ए बी की वैल्यू ए डी से ज़्यादा दिखानी है। पहली तो हमें दे रखा है ए डी की वैल्यू ए सी के बराबर दे रखी है, तो पहली बात तो ये हो जाएगी। दूसरा हमें यहाँ पर दे रखा है कि जो सम्मुख भुजाएं होती हैं उनके सामने कोण बराबर होता है, यानी ये कोण और ये कोण बराबर होंगे। तो एंगल ए डी सी और एंगल ए सी डी बराबर होंगे, क्योंकि सम्मुख भुजाओं के कोण है बराबर होते हैं। अब हम बात करते हैं बहिष्कोण प्रमेय की। बहिष्कोण प्रमेय क्या कहती है, जैसे ए डी सी में बहिष्कोण क्या होगा, ये ए डी सी में बहिष्कोण मतलब होता है वार का कोण। तो ए बी डी का एक बहिष्कोण है ए डी सी, ए डी सी ये वाला कोण है, ये वाला जो कोण है, ये कौन सी किसका बहिष्कोण है, ये वाला त्रिभुज है इसका बहिष्कोण है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, किस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे हमारे पास में ये त्रिभुज है ए बी डी, लेकिन यहाँ पर ये कौन बन रहा है, ये ए बी डी का बहिष्कोण है, मतलब बाहर की साइड बन रहा है, तो इसको हम कहेंगे ए बी डी का ये बहिष्कोण है। और बहिष्कोण है इसलिए हम कह सकते हैं कि ए डी सी की वैल्यू है वो क्या होगी, ए बी डी से ज़्यादा होगी।
अब ABD से ज़्यादा होगी, इसका मतलब कह सकते हैं कि ACD, यानी कि DC को हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया है। DC को CD कर दिया है, तो यहाँ पर BD को हम कह सकते हैं कि ये क्या हो जाएगी, छोटी ACD। ACD मतलब ये वाला एंगल, ACD एंगल भी क्या होगा, अगर हम कह सकते हैं कि ADC एंगल बड़ा है तो ACD एंगल भी बड़ा होगा, क्योंकि ये दोनों कोण हैं पहले से बराबर हैं जो दिए हुए हैं, तो ACD एंगल भी बराबर होगा। अब ACD बराबर है, ACD अगर ABD से बराबर बड़ा है, अगर हम कह सकते हैं कि ये दोनों कोण पहले से इस कोण से बड़े हैं, इसका मतलब ACB की जो वैल्यू है, ACB मतलब ये वाला कोण है पूरा, ये भी पूरे इससे बड़ा होगा। ACB की वैल्यू ABC से बड़ा क्या होगा, ABC, यानी पूरा ABC से ACD की वैल्यू है, ACB की वैल्यू है बड़ा होगी, AB की वैल्यू है वो AC से बड़ी होगी। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर बड़े कोण की सम्मुख भुजा बराबर बड़ी होती है, तो बड़ा कोण है तो बड़ी होगी, तो इसका मतलब वो हमारी सिद्ध हो जाएगी कि बड़ी भुजा के सामने कोण बड़ा होता है, तो उससे हम उसको सिद्ध कर सकते हैं। अब जैसे ये यहाँ पर प्रश्नावली रखी है 7.4, समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा है, ये दर्शानी है। तो दो भुजाओं का योग है, तीसरी भुजा के बराबर होता है। समकोण त्रिभुज जैसे ले लिया हमने, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 90 डिग्री कोण बन रहा है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सबसे बड़े कोण के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होती है। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होगी, क्योंकि ये यहाँ पर समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण होता है। दूसरे हम देखें, यहाँ पर ये आकृति दे रखा है, ABC को यहाँ की तरफ बढ़ा दिया गया है। साथ ही यहाँ पर PVC की वैल्यू है वो QCB के लेस देन है। PVC, PVC का मतलब हम कह सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है PVC, ये वाला एंगल, ये QCB से छोटा है। QCB का मतलब ये वाला एंगल से छोटा है। तो हमें यहाँ पर दर्शाना है कि AC की जो वैल्यू है, AC की वैल्यू किससे बड़ी, छोटी है, AC की वैल्यू AB से बड़ी है। क्या दिखाना है, AC की वैल्यू क्या होनी चाहिए, AB से बड़ी होनी चाहिए। अब AC की वैल्यू AB से बड़ी दिखानी है, तो सबसे पहले हम देखें कि यहाँ पर PVC मतलब हम कह सकते हैं तो बड़ा मान लेते हैं हम, यहाँ पर इसको कितना बड़ा मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 110 डिग्री का। तो इसको कितना मानेंगे हम, क्योंकि QCB छोटा दे रखा है, तो QCB है, बड़ा है, P रखा 110 डिग्री, तो इसको हम मान लेते हैं कितना, 120 डिग्री, क्योंकि ये बड़ा दे रखा है। अब ये यहाँ पर क्या है, सीधी रेखा है, तो इसका मान कितने का होगा, यहाँ पर 110 है तो 180 दोनों का योग होता है, तो यहाँ पर कितने का होगा, 70 डिग्री कोण होगा। इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम बात करें कि 120 डिग्री है, यहाँ पर जो कोण आएगा वो कितने का आएगा, 60 डिग्री कोण आएगा। अब जो ज़्यादा बड़ा कोण होता है उसके सामने वाली भुजा AC की वैल्यू बड़ी होगी, और ये 60 डिग्री कोण है, इसके सामने वाली भुजा छोटी होगी, यानी AB की वैल्यू छोटी होगी। तो इस तरीके से हम दिखा सकते हैं कि सामने वाली भुजा बड़ा कोण है उसके सामने वाली भुजा बड़ी होगी, छोटा कोण है उसके सामने वाली भुजा छोटी होगी। तीसरा उदाहरण देखें, जैसे कि यहाँ पर एंगल V है, एंगल A से छोटा है, एंगल V एंगल A से छोटा है, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर मान लीजिए एंगल V 60 कितना डिग्री का है, एंगल V एंगल A से छोटा है, तो एंगल V मान लो 60 डिग्री का है, एंगल A मान लो 70 डिग्री का है, तो इससे हो गया एंगल V है, एंगल A से छोटा है। एंगल C है, एंगल D से छोटा है, एंगल C एंगल D से छोटा है, तो एंगल D को मान लिया हमने 70 डिग्री, एंगल C को मान लिया हमने 60 डिग्री, क्योंकि एंगल C है वो एंगल D से छोटा है। अब हमें दर्शाना है कि AD की वैल्यू है वो BC से लेस देन है, AD की वैल्यू BC से लेस देन। अब AD की वैल्यू BC से लेस देन कैसे दिखा सकते हैं हम, AD की वैल्यू BC से लेस देन, तो सबसे पहले तो देखें CD है 60 डिग्री, 60 डिग्री के सामने वाली भुजा है छोटी होगी, और 70 डिग्री के सामने वाली भुजा बड़ी होगी। 70 डिग्री के सामने वाली भुजा को मान लेते हैं, मान लो 7 है, 60 डिग्री के सामने वाली भुजा को मान लेते हैं 6 है। इसी तरह हम देखें, ये 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री के सामने वाली भुजा छोटी होगी, यानी ये 6 है। 70 डिग्री के सामने वाली भुजा बड़ी है, यानी 7 होगी, तो इसका मतलब 7 और 7 14, तो BC की वैल्यू कितनी हो रही है, 14 हो रही है, बड़ी है। और AD की वैल्यू कितनी हो रही है, 6 और 6 12, तो AD की वैल्यू 12 ही हो रही है, इसका मतलब ये AD से बड़ी है। तो इस तरीके से इसको दिखा सकते हैं। अब हम देखें अगला क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है AB और CD क्रमशः एक क्या दे रखे हैं, चतुर्भुज दे रखे हैं। AB CD की सबसे छोटी और सबसे बड़ी भुजा है, तो AB यहाँ पर क्या है, सबसे छोटी भुजा है। छोटी भुजा मान लेते हैं हम, जैसे ये 4 सेंटीमीटर भुजा है, छोटी भुजा है, और CD यहाँ पर बड़ी भुजा है, बड़ी को मान लेते हैं, मान ले कि ये
हमने इसको मान लिया है 7 सेंटीमीटर है। अब हमें देखना है कि क्या दिखाना है। एंगल ए है, एंगल सी से छोटा होना चाहिए। एंगल ए एंगल सी से छोटा होना चाहिए, यानी ये अगर 90 डिग्री का है, एंगल ए की वैल्यू एंगल सी से, यानी एंगल ए की वैल्यू एंगल सी से बड़ी होनी चाहिए। अगर ये 90 डिग्री का है तो हम कह सकते हैं ये कितना होना चाहिए, ये 110 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि बड़ा होना चाहिए। और दूसरा दिखाना है हमें कि एंगल बी है, एंगल डी से ज़्यादा होना चाहिए। एंगल बी मान लो 80 डिग्री का है, तो एंगल डी है वो बी से छोटा होना चाहिए, यानी 40 डिग्री होना चाहिए। तो कैसे दिखा सकते हैं इसको। पहली बात तो ये वाली भुजा है, इन दोनों कोणों का योग हम देखेंगे, ये दोनों कोणों का योग है वो 180 होगा। सामने वाले कोणों का योग 180 होता है। जैसे 110 ये है तो ये कितना होगा, 70 डिग्री होगा। सम्मुख कोणों का योग 180 होता है, तो ये अगर 110 है तो ये 70 डिग्री होगा। अगर ये 80 है, या हम मान लेते हैं कि ये 100 है, तो ये कितना होगा, 80 डिग्री होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखें कि जो सामने वाली भुजा है उसके बड़ी भुजा है वो क्यों हो, कौन सी होगी, जिसका एंगल बड़ा होगा। अब एंगल बड़ा है, जैसे मान लो सबसे ज़्यादा एंगल बड़ा है 110 डिग्री का, तो इसके सामने वाली वजह 7 सेंटीमीटर है। एंगल छोटा है, उसके सामने वाली वजह छोटी होगी। तो एंगल डी छोटा है तो उसके सामने वाली वजह 4 है। एंगल ए बड़ा है तो इसके सामने वाली वजह 7 है। तो इसलिए हम इसको दिखा सकते हैं कि बड़ी वजह सामने छोटा कोण। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर, जैसे कि इसको क्या करना है, सिद्ध करना है। पी आर की वैल्यू है, पी रखी है, पी आर मतलब मान लिया है, क्यू पी आर मान रहा है हमने, यहाँ पर 60 डिग्री कोण बन रहा है, तो ये मान लेते हैं ये 30 डिग्री का कोण बना दिया, ये 30 डिग्री का कोण बना दिया। तो यहाँ पर पूछा है कि सिद्ध करना है कि पी एस आर की वैल्यू है वो पी एस क्यू से बड़ी होनी चाहिए। पी एस आर कौन सा कोण हो गया, ये वाला कोण। इसकी वैल्यू किससे बड़ी होनी चाहिए, पी एस क्यू से, पी एस क्यू से बड़ी होनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि ये 8 सेंटीमीटर भुजा है, बड़ी भुजा के सामने बड़ा कोण होगा, तो ये कोण बड़ा ही होगा, सीधी सी बात है। और छोटी भुजा 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर के सामने कोण है छोटा होगा, यानी छोटी भुजा के सामने छोटा कोण, बड़ी भुजा के सामने बड़ा कोण। तो इससे ये सिद्ध हो जाएगा। अब हम बात करें यहाँ पर, जैसे कि दर्शाइए कि एक रेखा पर एक दिए गए बिंदु से, जो कि एक रेखा पर स्थित नहीं है, जितने रेखाखंड खींचे जा सकते हैं उसमें लंब रेखाखंड सबसे छोटा होता है। जैसे हम बात करें, एक रेखा है, एक रेखा पर किसी दिए हुए बिंदु से, जो कि इस रेखा पर स्थित नहीं है, ये बिंदु हो सके बहुत सारे, तो इन पर एक रेखाखंड खींचेंगे। बहुत सारे रेखाखंड हम खींचते हैं, इस तरीके से रेखाखंड कहते हैं। तो सबसे छोटा जो रेखाखंड होता है वो क्या होता है, इस पर लंब होता है, ये यहाँ पर सबसे छोटा रेखाखंड होता है। तो इसका मतलब सबसे छोटा होगा, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सबसे छोटा कोण बनेगा। सबसे छोटी भुजा मतलब छोटा कोण बनेगा। तो उससे हम दिखा सकते हैं यहाँ पर छोटी भुजा तो छोटा कोण। तो छोटी भुजा में छोटा कोण बनेगा, तो उससे हम ये रेखाखंड कह सकते हैं कि छोटी भुजा मतलब छोटा कोण बनेगा। फिर यहाँ पर जैसे कि ऐच्छिक में दे रखा है, एबीसी एक त्रिभुज है। एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो एबीसी में तीनों शीर्षों से समदूरस्थ हो। जैसे ये एबीसी त्रिभुज, ऐसा बिंदु ज्ञात करना है जो तीनों से समदूरस्थ हो, तो वो क्या हो जाएगा, केंद्र हो जाएगा, इसका त्रिभुज का केंद्र हो जाएगा। किसी त्रिभुज के अभ्यंतर में एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए त्रिभुज के सभी भुजाओं से समदूरस्थ, मतलब कि अंदर। तो वही एक बड़े पार्क में 3 बिंदुओं पर केंद्रित है, यानी हम कह सकते हैं एक बड़े पार्क में 3 लोग हैं और 3 बिंदुओं पर ये केंद्रित हैं, ये इस तरीके से। अब यहाँ पर बच्चों के लिए फिसलन झूले हैं, फिसल पट्टी के झूले हैं, जिसके पास मानव निर्मित झील है। अब हम बात तीनों भुजाएं हैं, इन पर समकोण त्रिभुज चाहिए, और यहाँ पर समकोण त्रिभुज बन नहीं रहा है, बनती है। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि षटकोण ये दे रखा है। षटकोण मतलब कि 6 कोण है, एक 6 भुजाएं, 1 2 3 4 5 6, 6 भुजा मतलब षटकोण हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर भी षटकोण, यानी इसको भी हम षटकोण कैसे बना देंगे, 1 2 3 4 6। तो षटकोण बनाना हो तो कैसे बना सकते हैं हम, एक त्रिभुज हमने इस तरीके से लिया और एक त्रिभुज हम क्या ले लेते हैं, ऊपर से ले लेते हैं इस तरीके से। तो ये बन जाएगा षटकोण, यानी अंदर वाला षटकोण बन जाएगा, 1 2 3
4, 5, 6 और सब भुजाएं यहाँ पर बराबर आएंगी, षटकोण त्रिभुज बनेगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा है कि दो आकृतियां सर्वांगसम होती हैं यदि उनके एक ही आकार हो और माप भी एक ही हो। समान त्रिज्या वाले दो वृत्त हैं सर्वांगसम कहलाते हैं। समान भुजाएं वाले दो वर्ग हैं वो सर्वांगसम कहलाते हैं। यदि त्रिभुज एबीसी में संगतता है तो ए पी के बराबर होगा, बी क्यू के बराबर होगा और सी है आर के बराबर होगा। जैसे कि हम बात करें यहाँ पर एबीसी है, ये है हमारा ए बी सी और ये है हमारा पी क्यू आर। तो ये आपस में अंतर्गत है, सर्वांगसम होंगे। सांकेतिक रूप से हम कह सकते हैं कि ए बी सी का सर्वांगसम का चिन्ह यहाँ पर ये होगा, दो बराबर का चिन्ह और एक यहाँ पर ऊपर चिन्ह लगा देते हैं, ये कहलाता है सर्वांगसम का चिन्ह। यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उसके अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और उसके अंतर्गत कोण के बराबर है, इसका मतलब दो भुजा हो रही है एक कोण हो रहा है, तो भुजा कोण भुजा नियम से ये सर्वांगसमता सिद्ध हो जाएगी। अगला है कि यदि एक त्रिभुज की दो कोण और अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो के बराबर है तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम कहलाते हैं। जैसे कि दो कोण एंगल भुजा एंगल, यानी दो कोण हो रहे हैं यहाँ पर और एक भुजा हो रही है, इससे सर्वांगसम हो जाएगा। तीसरा है यदि एक त्रिभुज की दो कोण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और संगत भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज यहाँ पर सर्वांगसम कहलाते हैं। जैसे कि दो कोण और एक भुजा बराबर हो तो इससे भी हमारा क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। अब इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर दो कोण है साइड में आ रहे हैं, यानी कि यहाँ पर भुजा बीच में आ रही है, यहाँ पर भुजा साइड में आ रही है और इसमें ये तीन होता है। यहाँ पर ट्रिपल एस वाला एक नियम लागू होता है, ये 5 प्रेमी टोटल यहाँ पर इस पाठ में बताई गई है। ये नियम एंगल 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 वाला नियम यहाँ पर लागू होगा, यानी कि वो सर्वांगसमता के लिए लागू नहीं होगा। जैसे त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। किसी त्रिभुज की प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, वो समबाहु त्रिभुज होता है। यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हैं तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे एस 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 नियम से। यदि दो त्रिभुजों की में बात करें, दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण एक भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण और भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या कहलाते हैं, सर्वांगसम। और किसके कौन से नियम से कहलाते हैं, आरएचएस से। इसमें एक कर्ण बराबर होना चाहिए और एक भुजा भी यहाँ पर बराबर होनी चाहिए। भुजा का सम्मुख कोण बड़ा होता है, किसी त्रिभुज में बड़ी भुजा के यानी बड़े कोण की सम्मुख भुजा की भुजा से बड़ा होता है।